सो ये जो वेबिनार सीरीज है, ये 4 पार्ट में मैंने डिवाइड करी है। आप में से अलग अलग लोगों के अलग अलग कंसर्न्स हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। किसी के चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेके जो रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं उस पे हैं, किसी के ब्रेकअप से मूव ऑन करने पे हैं, किसी के पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स में हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा वो अपने पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं, किसी की लो सेल्फ एस्टीम है, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा है। अलग अलग प्रॉब्लम से अलग अलग लोग गुजर रहे हैं, तो मैंने इसको सीक्वेंस में रखा है। पहले सेशन में हम कुछ अटेंड करेंगे, फिर उससे हम आगे जब ग्रो करेंगे तो सेकंड सेशन में, फिर ग्रो करके थर्ड में, फिर ग्रो करके फोर्थ में। तो हो सकता है आपके जो इश्यूज हैं उसका जवाब आपको थोड़ा आगे चल के मिले या स्टार्ट में मिले, बट इनशाला टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो आई हाईली सजेस्ट कि आप एंड तक रुकें, क्योंकि ताकि मैं सीक्वेंस में एक एक चीज क्लियर करता हुआ चलूं, तो पूरी इमेज आपके माइंड में क्लियर हो, पूरा विजन आपके माइंड में बैठे कि क्या है। फर्स्ट सेशन में जो आज हमारा है, ये बेसिकली एक तरीके से इमोशनल क्लियरिंग की तरह होगा, जो जिससे हमारे अंदर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आए, हमारे थोड़े से इमोशंस क्लियर हों जो दबाए रखे हैं हमारे अंदर। उसके लिए कुछ प्रैक्टिस मैं एंड में बताऊंगा और कुछ चीजें हम समझेंगे। एंड ये बिल्कुल ऐसा है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदा से मुलाकात, अगर आप लोगों ने मेराज के बारे में पढ़ा हो, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में दिल को धोया जाता है। तो फॉर ग्रोथ, फॉर एक्सटेंशन, फर्स्ट स्टेप इज के दिल को साफ किया जाए। तो वी वुड बिगिन हियर। मेरी एक वीडियो है जिसके कंटिन्यूएशन में ये सीरीज है, विच इज चाइल्डहुड ट्रॉमा पैटर्न्स हीलिंग वुमेनहुड। उसमें मैंने बात की कि लड़कियां अक्सर रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि बचपन में जो पैटर्न उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है वो ना चाहते हुए अनजाने में रिपीट होता है। पैटर्न बनता कैसे? बचपन में अगर एक लड़की को, बच्ची को, उसके फादर से या उसके पेरेंट्स से ऐसा ट्रीटमेंट मिला होता है जहां उसको लगा होता है कि मेरी बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है, उसकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, उसको इमोशनली समझा जा रहा है, टेंशन मिल रही है, उसको लगता है वो कोई बात शेयर कर सकती है, फ्रेंडशिप है, तो उस बच्ची की अपनी नजर में अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसको इतना प्यार मिल रहा है, वो अहम अहम होगी, इंपॉर्टेंट होगी, तभी तो मिल रहा है। तो उसकी हाई सेल्फ एस्टीम रहती है। तो बड़े होकर जब वो रिलेशनशिप के लिए बंदे सिलेक्ट करती है, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही पार्टनर्स की तरफ, क्योंकि उसकी ये जो ट्रीटमेंट है ये उसकी लव की डेफिनेशन है। तो जो लोग ऐसा ट्रीटमेंट उसको देते हैं, उसी से उनको अट्रैक्शन होती है, वो लोग उनको उसको अच्छे लगते हैं। बाकी वो लोग जो होते हैं, जो उसको इग्नोर करने वाले, डिसरिस्पेक्ट करने वाले, बदतमीजी से ट्रीट करने वाले, वो उनको खुद ही इग्नोर कर देती है, अट्रैक्शन उसको नहीं एक्सपीरियंस होता, और वो वैसे पार्टनर चूज करती है जो उसको वैसा ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो उसको बच्चों में अच्छा ट्रीटमेंट मिला था, विच इज टाइम, अटेंशन, केयर, उसकी बात सुनना, समझना, इमोशनली उसको देखना, डीप रिलेशनशिप। वो बच्ची जिसने बचपन में नेग्लेक्ट फेस किया होता है, उसको लगा कोई हमें सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, हमें सिर्फ दबाया जा रहा है, हम सिर्फ अपनी जगह बनाने में लगे हैं, किसी ना किसी तरह प्यार देके, सपोर्ट देके, अफेक्शन देके हम पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करके लोगों की नजर में अच्छा बनने में लगे हुए हैं। तो वो उसको बहुत चेस करना पड़ा है, प्यार को, लव को, उसको बहुत नेग्लेक्ट मिला है। तो असेंशियली उसका जो सेल्फ एस्टीम है, और सेल्फ एस्टीम इज खुद की नजर में खुद की वैल्यू, वो बहुत लो हो जाती है। तो ऐसी बच्ची जब बड़ी होती है और उसको प्यार चेस करने की बचपन से आदत है, अपने आप को प्रूव करने की आदत है, तो वो ऐसे रिलेशनशिप्स में ही सबकॉन्शियसली, अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में ऐसे रिश्तों में चले जाती है जहाँ अगेन उसको ससुराल में इम्प्रेस करना पड़ रहा है, प्यार हासिल करना पड़ रहा है, अच्छी बहू बन के दिखाना पड़ रहा है, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर करना पड़ रहा है, हस्बैंड के सामने वही निगलेक्ट, वही वैसा ही रिलेशनशिप रिपीट हो रहा है, समझ नहीं रहा है, वो मेरी बात समझ नहीं रहा है, प्रॉब्लम्स। तो ये वो जानबूझ के नहीं करती है। और इस पे मेरी वीडियो पे एक कॉमन क्वेश्चन था कि ये बात स्टेटमेंट गलत है, जिन बच्चियों को प्यार नहीं मिला वो ऑब्वियसली बड़े होकर प्यार ही चाहती है, तो वो क्यों दोबारा अपने आप को पेनफुल सिचुएशन में डालेंगी? ये इतना ऊपर ऊपर सुपरफिशियल नहीं है, इसको थोड़ा सा गौर से समझना। एक बच्ची को निग्लेक्ट मिला है और उसने प्यार चेस करने में बचपन गुजारा। अब जब वो बड़ी हुई है तो सबकॉन्शियसली वो अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन रिपीट करेगी जहां उसको निग्लेक्ट मिल रहा है और उसको चेस करना होगा प्यार, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस को लग रहा है
कि बचपन में ये नहीं मिल सका था, इस बार मैं अपने आप को अगर इस सिचुएशन में डालूं और इस बार मैं चेस करके, मैसेज आया, ओके, तो इस बार अगर मैं अपने आप को सिमिलर नेग्लेक्ट वाली सिचुएशन में डालूं और किसी तरह उन लोगों का प्यार हासिल कर लूं, एक्सेप्टेंस अफेक्शन हासिल कर लूं, तो मैं हील हो जाऊंगा। और सबकॉन्शियस इस पैटर्न को लेके अपने आप को दोबारा उस नेगेटिव सिचुएशन में डाल देता है। चाहता वो प्यार ही है, लेकिन अपने आप को वो एक ऐसी सिचुएशन में डालना है जहां वो हासिल करना पड़ेगा, चेस करना पड़ेगा। और इसकी फ्लिप साइड ये है कि चूंकि उसको चेस करने की आदत है, लो सेल्फ एस्टीम की आदत है, तो जब उसको ऐसे लोग मिलते हैं जो उसको ऐसे ट्रीट करते हैं, तो उसके अंदर वैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। कई बार उसको उन्हीं बैड बॉयज की तरफ अट्रैक्शन होती है जो उसको इग्नोर कर रहे हैं या जो उसको सही अटेंशन नहीं दे रहे, टाइम पे तवज्जो नहीं दे रहे, एंड वो उन्हीं की तरफ खींची जा रही है। उसको पता है ये लड़का सही नहीं है, तो ये चलता फिरता रेड फ्लैग है, बट मुझे क्यों उससे अट्रैक्शन हो रही है। और जो लड़के बाकी में अटेंशन दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, गुड गाइस एक्चुअल वाले, वो अवेलेबल है, उनकी तरफ अट्रैक्शन नहीं हो रही। मैंने इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स भी टच की थी जहां पे मैंने कुछ केसेस के बारे में बताया कि वो रिलेशनशिप में आ गई, उनके घर में इकलौती उनकी लव मैरिज हुई, उन्होंने अपनी पसंद से अपनी मर्जी से लड़ झगड़ के शादी करी। कुछ अर्से बाद ये इश्यूज वो इश्यूज, घर के इश्यूज, मामलात के इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, फला ढिमाका। एंड इफ यू गाइस नो, हमारे देसी बैकग्राउंड में डिवोर्स देना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत टैबू है और बहुत लड़ाई झगड़ा है। तो बहुत अरसे की स्ट्रगल और लड़ाई झगड़े के बाद उससे डिवोर्स लिया, उसी इंसान से जिससे इतनी अट्रैक्शन थी, क्योंकि अभी वो मिला नहीं था, वो इधर था, शी वाज हियर। अभी चेस करना है, अभी हासिल करना है। तो जब तक चेस करना है तब तक वही बचपन वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो तब तक फीलिंग अंदर जनरेट हो रही है और इस फीलिंग को वो प्यार समझती है। तो जब वो मिल गया, अब तो चेस करना बंद, अब तो वो हो गया बराबर। अब जब उसने चूज कर लिया और वो मिल गया है, तो सबकॉन्शियसली तो उसकी सेल्फ एस्टीम लो ही है, लेकिन अब वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ गई जहां उसको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा कि उसकी सेल्फ एस्टीम लो है, उसको चेंज नहीं करना पड़ा। तो ये उसके लिए एक नया एनवायरनमेंट है कि ये क्या है और ये मुझे क्यों चूज कर रहा है। मैं तो लो सेल्फ एस्टीम, मेरी तो वैल्यू कम है, ये मुझे चूज कर रहा है, कहीं से मतलब ये भी लो वैल्यू वाला इंसान तो नहीं है। मैंने फुद्दू आदमी से तो नहीं शादी कर ली, मैं गलत इंसान से तो नहीं फंस गई, ये हो गया वो हो गया। ये वॉइस ठीक आ रही। तो फिर उस बंदे में उनको ऐप देखने लगते हैं, फाइनेंशियली और इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इन टर्म्स ऑफ हाउस। एंड आई एम नॉट सेइंग कि उस बंदे में इश्यूज नहीं है, इश्यूज तो पहले भी थे, लेकिन चेस करना पड़ रहा था इसलिए नजर नहीं आ रहे थे। तो अब इश्यूज उनको बहुत नजर आए, उनकी बेटी भी थी एंड उन्होंने डिवोर्स ले लिया। हुआ क्या कि उन्हीं का कोई रिलेटिव कजन घर पे कुछ टाइम के लिए आया था, एंड वो दूसरे शहर से आया है। इस बंदे के पास तो सेल फोन्स हैं, तो डिसिप्लिन है, तो संडेज को घर साफ करना है, और उसमें अच्छी क्वालिटीज हैं और अदब है, आदाब है, दिस एंड दैट। बंदे की वैल्यू यहाँ है, उनकी वैल्यू अभी यहाँ है, अभी चेज करना पड़ेगा। इस चेज में उन्होंने उस पहले वाले से डिवोर्स लिया और फिर किसी तरह पूरे खानदान से जो इतना अगेंस्ट था डिवोर्स के, उससे लड़ा कि अब इससे शादी करो, वो उसी लड़के के कजन से। चेस करना पड़ेगा, उसकी तारीफ है, उसकी बातें हैं। एंड आई रिमेम्बर मेरे से बात होती थी तो उसके पास तो ये है, तो वो है, आंखों में चमक उस लड़के की बात करते वक्त, और वो लड़का अट्रैक्टिव है, दिस एंड दैट, फला ढिमाका, प्यार वाली बातें, एक्साइटमेंट, एवरीथिंग। चेस करना पड़ रहा है, सेल्फ एस्टीम लो वाला एहसास हो रहा है। इवेंचुअली बहुत अरसे की स्ट्रगल के बाद उससे शादी हो गई और अब उस इंसान से नफरत है। एंड शी मेट मी कुछ टाइम पहले एंड शी सेड कि अरे इनके अंदर जो कीड़ा है ना, तुम बस ये निकाल दो। I was laughing and I asked किसके अंदर कीड़ा है, उनके अंदर। So मैं टू गिव यू एन हिस्ट्री ऑफ द बैकग्राउंड, बचपन में इनके लेडी के जो फादर थे वो बाहर रहते थे, तो साल में एक बार कभी कुछ एक महीने के लिए मिलना होता था। और जितना मैंने हिस्ट्री जमा की उतने उसमें मुझे उनकी बहनों से और लोगों से पता चला कि उनको बहुत निग्लेक्ट था। मतलब वो पिटती थी, डांट खाती थी, मार खाती थी, बहुत बातें सुनती थी और बहुत कुछ होता था, तो जिसकी वजह से उनके फादर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। और जब फादर के साथ लो सेल्फ एस्टीम का डायनामिक बना, तो हस्बैंड्स के साथ वो अट्रैक्शन बिल्ड ही नहीं कर पा रही। जैसे ही वो मिल जाता है उससे अट्रैक्शन खत्म हो जाती है, क्योंकि चेस खत्म हो जाता है और उसमें ऐप दिखना नजर आ जाते हैं, वो फीलिंग्स खत्म हो जाती है, वो सब खत्म हो जाता है।
और वो बुरा लगने लगता है। अब उससे एलर्जी की बात है, उसी से डिवोर्स लेने की बात है, उसी से सारे फड्डे और पूरे खानदान को और मोहल्ले को पता है कि कितने फसाद हो रहे हैं। तो इट्स वेरी इजी कि उस लड़की पे ब्लेम कर दिया जाए कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें तो चलाना नहीं आता, तुम्हें घर ही नहीं संभालना आता, एडजस्ट करना पड़ता है, ये होता है वो होता है, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है, समझ नहीं है। बट वो ऐसी पैदा नहीं होती, वो जानबूझ के अपने आप को पेन में नहीं डाली। ये बात देखनी जरूरी है। उसको मालूम नहीं है वो किन पैटर्न्स में फंस गई बचपन में, उसके फादर के साथ जो डायनामिक रहा, जिस वजह से अब I'm not saying कि फादर की गलती है, क्योंकि फादर मजबूर थे, वो ना जाते तो फैमिली सर्वाइव कैसे करती, बाहर बाहर गए, पैसे कमाए तो उनकी बच्चियों ने सर्वाइव भी किया। तो इट्स नॉट कि फिंगर पॉइंट करके ब्लेम किया जाए, फादर की गलती है, बच्ची की गलती है, हस्बैंड की गलती है, इसकी गलती, गलती नहीं है। अकाउंटेबिलिटी लेना जरूरी है। ब्लेम गेम खेलने वाले पीछे रह जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी खेलने वालों की लाइफ चेंज होती है। अकाउंटेबिलिटी इसके देख लेना, अच्छा ये गलती है, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी। इल्जाम अपने ऊपर या किसी और के साथ पे डालना जरूरी नहीं। इसी के चलते पेरेंट्स का एक पॉइंट है, मैं थोड़ा आगे चल के क्लियर करूंगा। बट ये एक रिलेशनशिप का डायनामिक था। इसे जनरली लोग चेजर कहते हैं, एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं, इम्पैथ कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं इन सब वर्ड्स में इतना नहीं जाता हूँ, आसान भाषा में सीधी सरल तरीके से समझाया जाए कि प्यार के पीछे हासिल करने के लिए भागने की आदत है, और जब वो नहीं मिलता या छूटने लगता है, लगे कि चला जाएगा, तो एंजाइटी, एंग्शियस अटैचमेंट। इसी की एक, तो ये वाले जो लोग होते हैं जिन्होंने बचपन से उनकी पैटर्न बना होता है प्यार हासिल करने का, इंप्रेस करने का, वैल्यू बनाने का, सपोर्ट, अफेक्शन, केयर, ये सब देके घर में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल प्ले करने का, कि घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट वो सबसे ज्यादा प्ले कर रहे हैं अपने घर में। तो ऐसी लड़कियां जनरली ओवर गिविंग हो जाती हैं, ओवर केयरिंग हो जाती हैं, निगलेक्ट को भी टॉलरेट कर लेती हैं, अपने आप को रीजन दे लेती है, नहीं नहीं उसने इस वजह से किया होगा, लोगों के बुरे बिहेवियर को भी जस्टिफाई कर देती है कि नहीं नहीं वो तो ये ऐसे किया होगा, इंसान बुरा थोड़ी है, आगे चल के समझ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात। तो लोग उन्हें बेचारियों को डोरमैट की तरह बहुत यूज करते हैं। अल्टीमेटली लोग उन्हें छोड़ भी जाएंगे। उसी तरह वो वुंड हील भी होता है। छोड़े जाने का जो डर है, जो बचपन से है, जिसकी वजह से चेस कर रहे हैं, इस डर के होने की वजह से, सबकॉन्शियस में इस वुंड के होने की वजह से, ये ऐसे ही इंसान आपकी हमारी जिंदगी में लेकर के आता है जो आए और हमें छोड़ के जाए, ताकि जख्म जो दबा पड़ा है, जो हमारी अवेयरनेस में ही नहीं है, जो हमें पता है कि हमारे अंदर ये वुंड है, हमें ये तक नहीं पता है, वो वुंड हमारी कॉन्शियस उसमें आ जाए और हम उसे देखें, अच्छा वो जख्म जब कच्चा खुल गया है सामने, तो फिर उसमें तकलीफ है, बहुत पेन है, बहुत रोना धोना है, ऐसा लगता है हमने जिस इंसान से इतना प्यार किया, उसको उतना चाहा, ही वॉज द बेस्ट, वो हमारे लिए क्या था पता नहीं, खुदा का प्रिंस चार्मिंग मेरे लिए बनाया गया, वटेवर, वो चला गया, खो गया। तो एक तरफ से अगर वो इंसान मिल गया तो अट्रैक्शन खत्म हो जाती है, उसमें ऐप दिखने लग जाते हैं, और अगर वो खो गया तो उसकी यादें नहीं छोड़ती, तो वही याद आएगा, उसी का नॉस्टैल्जिया आएगा, और आपका ब्रेन, चूंकि उसको लगता है कि हमें बचपन में नहीं मिला था, लेकिन इस बार अगर हमने उसको चेस करके हासिल कर लिया तो हम हील हो जाएंगे, और वो इंसान छोड़ गया, तो ब्रेन बोलता है वो शिट, हीलिंग का जो मौका था वो चला गया, उसको ढूंढो, उसको पकड़ो भाई, कहीं से लेकर के आओ, तो फिर उसको स्टॉप करो, उसको बनाने की कोशिश करो, उसको चेस करो, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करो, एडजस्ट करो, दिस दैट। एसेंशियली इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ इस सिचुएशन में प्यार कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ इमोशनल एडिक्शन है। व्हाट इज इमोशनल एडिक्शन? जैसे ड्रग की एडिक्शन होती है, तलब किसी ड्रग की, और ड्रग मिल जाए तो उसका रिलीफ, सुकून, इसी तरह इमोशंस हैं, उनसे रिलीफ पाने की तलब है, और जैसे वो मिल जाए इंसान के थ्रू, किसी भी दूसरे इंसान के थ्रू, वो इमोशनली अच्छा है, सुकून हमें मिल जाता है, तो तो बस इस फीलिंग की चीज है। दैट इज द डायनामिक ऑफ एंशियस अटैचमेंट, इम्पैथ, चेजर, ये चेस करने वाला है। इसी का एक ऑपोजिट साइड होता है,
विच इज अवॉइडेंट। अवॉइडेंट वो लोग होते हैं जो क्लोजनेस से फियर, दे फियर क्लोजनेस, वो इंटीमेसी से, करीब आने से, इमोशनल कनेक्शन से डरते हैं, वो विदड्रॉ करते हैं, वो हटते हैं, पीछे हटते हैं, वो भागते हैं। मेरे पास एक केस आया था उस बच्ची का, अब मैं इस एग्जाम्पल से लेके बात करूंगा तो आप समझ पाओगे कि उसको बचपन में, लेट्स से वो लोग खेल रहे थे कजन और भाई भाई बाहर कहीं, और किसी से किसी की बाइक गिर गई थी, तो उस बच्ची के फादर आए, सब भाग गए, ये बच्ची दरवाजे में घुस नहीं पाई। सो दैट हैपेंड एंड शी इज हियर टू, शी टोल्ड मी दिस स्टोरी। एंड एसेंशियली होता ये है कि उन्होंने उसको लेट्स से मारा, डांटा, गलती उसकी नहीं थी, फिर भी ब्लेम उसको मिला, फिजिकली उसको सफर करना पड़ा। तो वो कनेक्शन जहां से इमोशनल कनेक्शन होता है, या जहां पे इमोशनल इंटीमेसी मिलनी चाहिए, या जहां से केयर, समझ, प्यार, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, वही रिश्ते से जब हर्ट, पेन, तकलीफ मिलने लग जाती है, और हमें एहसास होता है कि यार जिनसे इमोशनली क्लोज होना चाहिए वहीं पे तोड़ा जा रहा है, और पेन मिल रहा है, और तकलीफ हो रही है, सफरिंग हो रही है, तो एसेंशियली वो बच्ची क्या पैटर्न बना लेती है कि इमोशनली किसी के साथ इस तरह जुड़ना, या ये क्लोजनेस या ये इंटीमेसी सेफ नहीं है। सेफ है इंडिपेंडेंस, अपना फ्रीडम, दूर रहना। तो उसका दिल करता है कि छोड़ जाए, इससे दूर हो जाए, विड्रॉ कर जाए, भाग जाए। And in this case also she was like you were like हॉस्टल में एडमिशन करवाते हैं, या वहां करवा दें, घर पे नहीं रहना, दूर चले जाना है। सो एसेंशियली जब ये बच्ची बड़ी होगी तो ये इसको जनरली अवॉइडेंट या पैसा अटैचमेंट स्टाइल कहता है। और इसमें होता ये कि जहां भी आपको नजर आने लगेगा कि वो इमोशनल कनेक्शन बन रहा है, या लोग आपको कन्फेस कर रहे हैं कि दे लाइक यू, दे लव यू, उन लड़कों से आप दूर होने लगोगे, ब्लॉक कर दोगे, घोस्ट कर दोगे, अनसेफ फील करोगे। कई सिचुएशंस में उन आदमियों की तरफ अट्रैक्शन नहीं होगी, आपका दिल करता है कि भाग जाओ, इग्नोर कर दो, मैसेज का जवाब मत दो, घोस्ट कर दो, बाद में जब ठीक होगा तब जवाब देंगे, रिस्पॉन्स मत करो। बिकॉज उन्होंने सीखा है कि इंडिपेंडेंस, अपना स्पेस, अपना फ्रीडम इज सेफ्टी, सबकॉन्शियसली। रियलिस्टिकली ऐसा नहीं है कि उस इंसान के साथ अगर वो चले आएंगे तो पेन होगा, वो दोबारा हमको मारेगा, पीटेगा, तकलीफ होगी, मगर सबकॉन्शियसली क्योंकि पास्ट में वो याद है, तो उसके बेस पे ये बिहेवियर होता है भागने वाला, अपनी जान छुड़ा के भागने वाला। अब जिंदगी का करना कुछ इत्तेफाक बड़ा अनोखा सा यूं है कि जो पहली बच्ची है, बच्चा है, जिसको चेस करने की आदत है, और ये जो दूसरी बच्चा है जिसको अवॉइड करने की आदत है और रन करने की आदत है। एक है चेजर, एक है रनर। यही दो एक दूसरे को मिलते हैं जिंदगी। चेजर अपनी लाइफ में रनर को ही लाता है, रनर अपनी लाइफ में चेजर को ही लाता है। तो ये जो चेजर है, जो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाला है, ये इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो इंसान है ये उसके फादर का या पेरेंट्स वाला सिमिलर बिहेवियर दिखा रहा है, और चेजर उसको चेस करने की कोशिश करेगा, इम्प्रेस करने की, इसके हिसाब से अपने आप को ढालने की, ओवर अफेक्शन, ओवर लव, ओवर केयर, ओवर इमोशनल हो करके उसको बहुत समझने की कोशिश करेगी, बहुत करने की कोशिश करेगी इसके लिए। और ये जो चेजर है ये बोलेगी मैं इसको इतना प्यार करती हूँ, ये फिर भी नहीं समझता ये क्या है, ये लड़का ये क्या चीज है। और ये जो चेजर है ये वो इमोशनल कनेक्शन देखेगा, ये देखेगा इस लड़की को बहुत ज्यादा इमोशनल रीअश्योरेंस चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, वी आर ऑल हियर विद द सेम कंसर्न्स। तो जब इसको ये लगेगा कि ओ शिट, ये इमोशनल क्लोजनेस का वक्त आ रहा है, इंटीमेसी का वक्त आ रहा है, क्योंकि इसके बच्चों ने कुछ और हुआ है, ये भागेगा, ये भागेगा। ये बंदी बोल देगी लड़के होते हैं ऐसे हैं, ये अगर लड़का है तो ये बोल देगा लड़कियां होती ऐसी हैं, भाग जाती हैं। रियल लव नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही इस जनरेशन में, लव इज ब्लाइंड। लोग सिर्फ आपके साथ तब तक है जब तक आप उनको फायदा पहुंचा रहे हो, तो लोग छोड़ जाते हैं। यही होता है, जेन्युइन तो कहीं कुछ नहीं है, हमने देख ली पूरी दुनिया। सही बात है। आपने अभी जिस इंसान के साथ आप थे उसको भी गौर से नहीं देखा कि उसके क्या पैटर्न्स हैं, उसके बचपन में क्या हुआ, वो कहाँ अटका था, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, वो सब नहीं देखा।
इस तरफ वाला जो होता है, जिसको अवॉइड करने की और भागने की आदत होती है, तो इसकी तरफ से अगर सिचुएशन को देखा जाए तो जैसे कोई इंसान इसको कन्फेस कर देता है, प्यार की बात कर देता है कि आई लाइक यू, आई लव यू, या मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, या वट एवर, उससे इंटरेस्ट दिखाता है इन एनी वे व्हाटसोएवर। लड़कों के भी अनोखे अनोखे तरीके इंटरेस्ट दिखाने के। मैंने यूनिवर्सिटी में देखा था, इतने रैंडम चीप कमेंट्स करते हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। एक लड़का एक बंदी को कहता है, द यूनिवर्सिटी इज प्राउड टू हैव यू। अबे व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी को पता भी नहीं एग्जिस्ट करती है, वो नोटों का बंडल है सिर्फ उसके लिए, कल से नहीं आए क्या फर्क पड़ता है। बट एनीवेज, जैसे ही लड़के इंटरेस्ट दिखाएंगे या कुछ करेंगे, उसको अवॉइड करने की आदत होगी। शी लाइक, ये इतना इमोशनल क्यों हुआ जा रहा है भाई, क्यों इतना चेज क्यों कर रहा है, इसको इतनी रीएश्योरेंस क्यों चाहिए, ये बार बार चाह रहा है कि, और ये जो चेजर है ये अगले इंसान पे कब्जा करने की कोशिश करता है, क्योंकि चेजर का खौफ क्या है कि वो निकल ना जाए, छूट ना जाए, मिस ना हो जाए, हासिल कर लूं मैं उसे किसी तरह। तो उसके ऊपर कंट्रोल और कब्जा बहुत करने लगता है कि तुम इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, उससे बात नहीं करना, ऐसे नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं आना। तुमने उससे बात क्यों करी, तुमने उसकी फोटो कैसे लाइक करी, तुम उसके कमेंट्स का जवाब दे रहे हो, अच्छा तो तुम उसके मैसेज का रिप्लाई करते हो, ओ वो तुम्हारी फ्रेंड है, कोलीग है। तो चेजर जो है उसके अंदर जेलेसी बहुत पैदा होती है इनसिक्योरिटी की वजह से, और वो कब्जा करने की, कंट्रोल करने की, हासिल करने की कोशिश ये करता है। और उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये भी आ रहा होता है, ये तो मैं इसके भले के लिए कर रही हूँ, और नहीं तो बेचारे को अकल का है, पता नहीं क्या कर बैठेगा, कर बैठेगी, व्हाटएवर। ज्यादा ज्यादा रियल तो नहीं हो रहा। So I am confused what kind of person I am. Sometimes I chase, sometimes I'm a runner, and also I'm an avoider. बता रहा हूँ क्लियर करके भेजूंगा। तो लिटरली आई एम कंफ्यूज, इट्स ओके, होता है, कंफ्यूजन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। कंफ्यूज हो गई तो बाद में क्लैरिटी आती है, जो कंफ्यूज नहीं हुआ वो स्टूपिड बन के ही घूमता रहता है। सो ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है, चेजर कब्जा करने की कोशिश करता है, उसको पोजेस करने की कोशिश करता है, जेलेसी होती है उसको, इनसिक्योरिटी होती है। और ये चीजें जब चेजर देखता है, वो देखता है ये वैसे ही कब्जा करना चाह रहा है जैसे बचपन में हमारे साथ हुआ था, हमारे साथ उसके बेस पे नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, और हमारे अब उसको कॉन्शियसली याद नहीं है, सब कॉन्शियस में उसके, कि हम पिटे थे, मार खाई थी, या सफरिंग हुई थी, या गलत हमारे ऊपर ही ब्लेम आ गया था, ये प्रॉब्लम हो गई थी, ये भी हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा है, कब्जा करना चाह रहा है। इतना इसको इमोशनल वैलिडेशन क्यों चाहिए, बार बार क्यों रीअश्योरेंस इसको चाहिए कि मैं उसको ऐसा दिलाऊं कि हाँ भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ, नहीं हूँ उस बंदे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो तो ऐसे ही उससे बात, वो कहीं ऑफिस में मिल गया था, बॉस है या यूं है या वो है, या वट एवर इट इज, बार बार रीअश्योरेंस दे रहा, जहाँ पे जेलेसी नहीं होनी चाहिए वहां पे इसको जेलेसी क्यों हो रही है, ये क्या है, इनसिक्योर कहीं का, नॉट जस्ट इनसिक्योर, वट एवर इट इज। सो जब चेजर ये देखता है कि तो बहुत ज्यादा कब्जा और कंट्रोल करने की और मुझे चेस करने की कोशिश करता है, तो रनर भागने लगता है, चेजर चेस करने लगता है, और ये गोल 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 भागते हैं। और चूंकि इन लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, तो इन लोग को कहीं ना कहीं लगने लगता है आई एम इन लव, यही तो प्यार होता है, देखो वो मुझे मनाता है, और वो मेरी केयर करता है, वो मुझे समझती है। हाँ मैंने देखी है शाहरुख खान की मूवी, उसमें वो ऐसे ही बोलता है। दोनों ही सिचुएशन में प्यार कहीं नहीं, दोनों ही सिचुएशन में इमोशनली बुरा फील करना है और फिर इमोशनली अच्छा फील करने की तलब है। जेलेसी आई, विच इज बुरा फील हो रहा है, अब जेलेसी हटने के लिए उससे, उसका स्टॉक करना, उसको स्क्रॉल करना, या उसको डांटना है, उसको मैसेज करके बोलना तुमने उसको उसको फॉलो क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों, तुमने उसका नंबर डिलीट नहीं करा, तुम अभी भी आयशा से बात करते हो, मना किया था तुम्हें। नाराज हो जाना, फिर वो मनाए, फिर मनाए, मक्खन लगाए, कॉम्प्लीमेंट दे, अच्छा नहीं करूंगा, अच्छा ये होगा, अच्छा वो होगा, फिर मैं मान जाऊंगी, हाँ देखो मुझे मनाता है। तो बुरा फील किया, एक्शन लिया, उसके बेस पे जो अच्छा फील करने के लिए, फिर जब अच्छा फील हुआ, हाँ दिस इज लव,
ठीक है भाई, आपकी अपनी मनता है। बट ट्रॉमा सिर्फ ये नहीं होता। हम लोगों को जब ये हम इस तरीके से देखते हैं, हम नजर समझने लगते हैं कि ट्रॉमा बहुत बुरी चीज है, नेगेटिव चीज है, ट्रॉमा जिंदगी खराब कर देता है और ये हो जाता है। और ये मैंने एक डायनामिक में रिपीट किया, ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी आप बहुत देखोगे। इन्हीं एग्जांपल्स को एक्सटेंड करके देखो तो सास ससुर में और खानदान में भी नजर आएगा कि एक बहू अच्छी बहू बनने की बहुत कोशिश करके इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है, उतना ही उसको जलील कर रहे हैं, तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हें तो घर ही नहीं चलाना आता। वो उसका मन कर रहा है फेंक के मारूं, लेकिन वो फिर भी अपना गुस्सा बर्दाश्त करके और इम्प्रेस करने में लगी। और उसका हस्बैंड उसको देख के खार चढ़ गई कि क्यों कर रहा है इसके का, लेकिन उसके बावजूद वो इम्प्रेस करने में लगी हुई। और हस्बैंड की तरफ से उसका एक अपना एक पैटर्न चल रहा है। सो मैं हर एग्जाम्पल को टच नहीं कर सकता, बहुत लंबी हो जाएगी बात, बट मैं ओवरऑल उसका थीम मैंने समझा दिया कि थीम समझ आए। इन दोनों को, चेजर और रनर को, एक दूसरे की जरूरत इसलिए भी है, नॉट सेइंग कि इनको ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता ही है कि जब इनको छोड़ दिया जाता है, रनर भाग जाता है और चेजर बोलता है यार ये सब करके भी प्यार नहीं मिला, क्या ही फायदा है सब करने का। फिर वो जो वूंड है वो खुल की इसकी कॉन्शियस अवेयरनेस में आता है, वो उसको गौर से देखता है और उसको समझता है कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ, मैं क्यों चेज करता हूँ, मैं क्यों ऐसे करती हूँ, मैं क्यों इंप्रेस करने में लगी हूँ, मैं ये सब क्या प्रॉब्लम में। वो तो प्यार क्या है, अरे वो आगे, अभी हम लेवल 1 क्रॉस कर रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, प्यार क्या है वो देखेंगे। तो मैं कहाँ था, मेरा फ्लो इंटरप्ट हो गया मैसेज से। ओके, मैं क्यों ऐसे बिहेवियर रिपीट कर रही हूँ, क्यों चेस कर रही हूँ, क्यों इम्प्रेस कर रही हूँ, क्यों अफेक्शन के पीछे भाग रही हूँ। तो जब अपने इन पैटर्न्स को देखती है, अपने उसकी सब करने के बावजूद भी लोग थूक के चले गए, ठोकर मार के चले गए, और फिर वो देखती है कि यार सब करने के बाद मुझे निगलेक्ट ही मिला है, गालियां ही मिली है, किसी ने समझा नहीं, किसी ने इज्जत नहीं की, प्यार नहीं करा, ये सब क्या स्यापा हुआ है। तो फिर वो अपने पैटर्न्स और अपने बिहेवियर्स की अवेयरनेस आती है, और अब अपॉर्चुनिटी है कि वो इसे हील कर सके। और अगर वो इस हील करने में लगती है तो उसकी बिल्ट इन जो सेल्फ एस्टीम है वो अगर हाई हो जाती है, अपने नजर में खुद की वैल्यू हाई हो जाती है, तो वो इन इशू से बहुत हद तक क्या, फिर वो चेस क्यों करेगी अगर सेल्फ एस्टीम हाई हो गई तो, राइट। उसकी फिर फीलिंग बदल जाती है, लोगों से जुड़ने का तरीका बदल जाता है। ये ऐसा है जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, और हम किसी से जुड़ रहे हैं पैसा हासिल करने के लिए, कि वो उससे हमें पैसा मिल जाता है ना, अच्छा लगता है, चीज खरीद के खा लेते हैं, मजा आ जाता है। तो एक इस तरीके से जुड़ना है। इसमें अगर वो इंसान छोड़ने लगेगा तो डर आएगा, जेलेसी आएगी, इनसिक्योरिटी आएगी, फियर आएगा, उसको मनाने की, इंप्रेस करने की कोशिश आएगी। बट एक तरीका है कि उसके पास खुद अच्छा बहुत सारा पैसा है, जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा है, और अब वो जुड़ रही है बांटने के लिए। तो अगर उसको कोई छोड़ जाएगा, अस्सलाम वालेकुम, ख्याल रखना अपना, खुशी से साथ रहना है रह लो, छोड़ना छोड़ दो, मर्जी जी आपकी। ऐसे लोगों को लोग छोड़ते भी नहीं। वो बोलो भाई छोड़ दो, कोई और ढूंढ लो, नहीं 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 नहीं, मुझे तो तुमसे ही प्यार है। तो दैट हैपेंस। बट ये मैंने प्यार से, पैसे से एग्जांपल लिए, आप इसको खुशी से समझना। इस एंगल को मैंने पैसे से कहा कि पैसा हासिल करने के लिए जोड़ दें, खुशी हासिल करने के लिए जोड़ दें, उससे खुशी मिल जाती है तो अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग्स पैदा होती है अंदर। और अगर वो इंसान जाने लगे, छोड़ने लगे, या कुछ खराब होने लगे, में लगे कि यार उसको कोई और बंदी पटा लेगी, तो वो इनसिक्योरिटी, जेलेसी, उसको कंट्रोल करने का बिहेवियर, ये सारी चीजें आती है। लेकिन अगर एक ऐसी बंदी हो जो पहले से ही खुशी से भरी पड़ी है, उसकी पहले से ही सेल्फ एस्टीम हाई है, तो चेस क्यों करे। वो वाली पसंद आ रही है, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। बट यहाँ हमने चेजर वाला डायनामिक देखा है, जो तो चेजर को चेस करने के बाद जब नहीं मिलता है तो वो उसको कॉन्शियस अवेयरनेस होती है अपने पैटर्न्स की तरफ, और जो अवॉइडेंट है, जो रनर है, वो देखता है कि यार उसने तो चेस करना बंद कर दिया, या वो छोड़ गया, अब वो नहीं आ रहा वापस, अब वो नहीं आ रही वापस, वो अपने काम में लग गया। और ये जो रनर है, इसने रन कर करके, भाग कर करके, अवॉइड कर करके अपनी जिंदगी में देख लिया कि दूसरे ऑप्शन भी कोई अच्छे तो है। मतलब मुझे लगा था कि वहां पे जाके शायद वैसा हो, ये चीजें चेंज हो, या यूं हो, या वो हो, बट प्रॉब्लम्स तो वहां भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं उसको इस ठोकर के बाद रियलाइज होता है कि रन करने का फायदा ही क्या है, भागने का फायदा ही क्या है, अवॉइड करने का फायदा ही क्या है। और अवॉइड करने से मुझे भी तो घुटन ही हो रही है, मैं कौन सा अपने इमोशंस शेयर कर पा रहा हूँ या शेयर कर पा रही हूँ। तो मेरे अंदर भी इमोशनल
इमोशंस दब रहे हैं, जमा हो रहे हैं, सप्रेस हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, अच्छा पार्टनर भी नहीं मिल रहा, एक आधा आया था चेस कर रहा था उसको भी भगा दिया मैंने, रिग्रेट, पेन। तो जिस तरह चेजर को पेन महसूस हुआ था, तो जो रनर है अब उसको पेन महसूस होता है, और इस पेन की वजह से वो अपने पैटर्न की तरफ अवेयर हो जाती है, ये हो जाता है कि ये मैं रनर वाला डायनामिक प्ले क्यों कर रही हूँ, अवॉइड क्यों कर रही हूँ, घोस्ट क्यों कर रही हूँ, ब्लॉक क्यों कर रही हूँ, नुकसान तो मेरा ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इसको हील करने में लगती है। बट ऑफन जैसे मैं अपने छोटे बहन भाइयों को समझते नहीं है तो समझाने के लिए बोलता हूँ कि अकल से जब कोई बात समझ नहीं आ रही होती तो वो सबक फिर पेन सिखाता है। तो दैट हैपेंस कि दोनों को फिर अकल से आप समझा लो कि बेटे ऐसे नहीं करो, देख के चलो, समझ के चलो, नहीं समझ आता। जैसे वो जो मैंने एग्जांपल शुरू में दी, उन्होंने अपने खानदान में पहली लव मैरिज की, उन्होंने उनको सबने समझाया था बेटा देख लो, समझ लो, आप अपनी मर्जी से कर लो फैसला, देखो यूं करो वो करो, उनको समझ नहीं आना था। उनको जब पेन मिला, खैर उनको तब भी समझ नहीं आया, बट स्टिल कई बार उम्मीद यही होती है कि अगर पेन मिल जाए तो चीजें क्लियर हो और समझ आने लगे। सो बट ये नेगेटिव साइड को छोड़ करके एक पॉजिटिव साइड है, एंड दैट इज कि ट्रॉमा सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, ट्रॉमा बहुत ज्यादा वे में पॉजिटिव होता है और बहुत फायदेमंद होता है। और ये कैसे होता है? हम समझते हैं कि ट्रॉमा सिर्फ नेगेटिव है, उसमें सिर्फ बुराइयां डाल दी और बुरे बिहेवियर्स डाल दे और हमारे पेरेंट्स दुश्मन है। नहीं नहीं नहीं, और आपकी लाइफ में आप जो बनने वाले हो, जो आपका पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं ट्रॉमा आपकी लाइफ में आपको उस मुकाम के लिए तैयार करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक एग्जाम्पल है, जेन एक बच्ची है और उसकी माँ जो है वो या बहुत यंग एज की, 15 साल की उम्र है उसकी, तो उसकी माँ की बहुत रियल नीड्स हैं, उसकी माँ को अभी अवेयरनेस नहीं है कि इसका इम्पैक्ट बच्ची पे क्या आ सकता है। तो उसके जो रोल्स है वो फिलिप हो गए। जेन जो बच्ची है उसका केयर अपनी माँ, उसका रोल माँ को सपोर्ट करने वाला हो गया। चाहे उसकी माँ को एक कंधा चाहिए रोने के लिए, तो वो जेन ऑफर कर रही है। उसकी माँ की पीठ दबानी है जिसमें हमेशा पेन रहता है, या उसकी माँ के साथ वर्किंग मतलब हाउस क्लीनिंग की जॉब पे काम करना है, या उनको सपोर्ट करना है, या बचपन से ही अपने बर्थडे के जो पैसे आए वो अपनी माँ को दे देना है ताकि बिल्स पे किए जा सकें। तो जेन की जो है वो एक दूसरे इंसान को नेगेटिवली सपोर्ट करने की कस्टम ट्रेनिंग हो गई कि वो दूसरे इंसान को ही सपोर्ट करती रहे। वो यही नहीं जानती कि वो खुद कौन है, वो खुद क्या चाहती है। और वो इतनी सॉफ्ट स्पोकन हो गई है और उसको डर लगता है, स्टैंड नहीं लिया जाता, डिसएम्पावर्ड हो गई है, अपनी शनाख्त नहीं है, अपनी सेल्फ एस्टीम नहीं है। तो ये सारे उसके डायनामिक्स है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में एक ऐसी कैपेसिटी बिल्ड हो गई है कि वो दूसरे इंसानों की नीड्स को समझ सकती है। किसी को देख के समझ लेती है कि इसे ये चाहिए, ये इसे क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। उसके अंदर एक ऐसा स्किल सेट डेवलप हो गया है, दूसरों को असिस्ट करने में एक्स्ट्रॉर्डनरी होने का स्किल सेट डेवलप हो गया है इस प्रोसेस के थ्रू। उसके अंदर दूसरे लोगों को इमोशनली रेगुलेट करने की सलाहियत आ गई, उसको समझ आ गया दूसरों को इमोशनली कैसे अच्छा फील कराना है, उस इमोशनल पेन से कैसे बाहर निकालना है। उसको ये समझ आ गया कि मैं कैसे किसी दूसरे इंसान की सक्सेस के लिए डेडिकेट कर सकती हूँ अपने आप को, और साथ में मिलकर कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसको एक बहुत रेयर क्वालिटी उसके अंदर आ गई है, विच इज उसको अटेंशन सीकिंग नहीं है। उसको नहीं चाहिए कि उसको हर वक्त अटेंशन मिले, वो आराम से पीछे बैक सीट पे बैठ के किसी और को शाइन करने का मौका दे सकती है। उसके अंदर पॉजिटिव ट्रेड्स भी आए, नेगेटिव ट्रेड्स भी आए। इस एक और एग्जांपल लेते हैं, विच इज ब्रेट। ब्रेट एक बच्चा है, लड़का है, जो कि लेट्स से अमीर घराने में पैदा हुआ। उसके फादर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, खासतौर पर फादर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीपल परसेप्शन, लोगों की नजर में इमेज। तो उसकी फैमिली का उस बच्चे पे कांस्टेंट प्रेशर है कि वो एक्सेलेंट बने ताकि उसकी फैमिली उसको एक ट्रॉफी की तरह यूज कर सके। और बच्चे ने देखा यार अब अप्रूवल और प्यार हासिल करने के लिए, और ऐसा ना हो कि मेरी बहन की तरह मुझे निग्लेक्ट करें घर में या प्रॉब्लम आए, तो उसका तरीका ये प्यार हासिल करने का कि मैं इस प्रेशर को अपनाऊं, एक्सेप्ट करूं, उसमें कूदूं और अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू इन लोगों की नजर में क्रिएट करूं ताकि मुझे प्यार कर मिल सके, टू अर्न लव। तो उसने सोचा कि मैं गोल्फ की फील्ड में जाके प्रैक्टिस करके गोल्फ के थ्रू एक्सीलेंट बनने की कोशिश करूंगा, गोल्फ इज अ स्पोर्ट। तो उस फील्ड पे अब चूंकि उसका असेंशियल जो सेल्फ एस्टीम है वो शेम वाली है,
मेरी अपनी वैल्यू नहीं है, तभी तो मुझे सब प्यार और सब नहीं मिला, मुझे ये सब करना पड़ेगा ताकि मुझे मिले। तो चेस कौन करता है? जिसके पास वो चीज पहले से नहीं होती। जैसे खाना किसे चाहिए? जो भूखा है। जिसका पेट नहीं भरा हुआ उसको खाना चाहिए, तो वो खाने के पीछे भागेगा। लेकिन जिसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है वो खाने के पीछे क्यों भागेगा और खाना खा के उल्टी करनी है। तो ब्रेड के केस में उसको चूंकि वो एक्सेप्टेंस, वो प्यार, वो वैल्यू नहीं मिली है, तो उसकी नजर में उसकी सेल्फ एस्टीम लो है और उसको वो चेस करना है। तो वो गोल्फ की फील्ड में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा जान मारना, ट्रेनिंग सेशंस करना, पेन हो गया उसकी कलाई में और वो फिर भी प्रैक्टिस में लगा है, उसको रोना आ रहा है, आंसू मारे, फिर भी प्रैक्टिस करे जा रहा है ताकि परफेक्ट शॉट सीख जाए। जब तक उसके अंदर वो परफेक्ट शॉट मारना नहीं आया तब तक प्रैक्टिस किया जा रहा है। ऐसे करने से उसकी सेल्फ एस्टीम हिट हो गई है और वो एक लोगों को इम्प्रेस करने के, एक्सीलेंट बनने के, सेल्फ डाउट के और सेल्फ क्रिटिकल, हमेशा अपने ऊपर सख्त होना, सख्ती करना, स्ट्रिक्ट करना, अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक कहना, तुम तो कर नहीं पाते हो, तुम अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हो, यू आर नॉट गुड, यू आर दिस, यू आर सो डम, हाउ आर यू सो स्टूपिड, तुमसे ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो इस किस्म का पर्सनालिटी ट्रेट बन गया। बट जैसा मैंने कहा, हर ट्रॉमा की एक पॉजिटिव साइड होती है। तो उसके ट्रॉमा की पॉजिटिव साइड ये निकल के आई कि उसके अंदर डिसिप्लिन पैदा हो गया, वो बहुत डिसिप्लिन हो गया, वो उसके अंदर फोकस करने की एक सुपर ह्यूमन क्वालिटी पैदा हो गई, उसकी एक अचीवमेंट ओरिएंटेड पर्सनालिटी बन गई, वो फाइनेंशियल सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव कर पाया, वो एक ऐसा गोल्फ करियर बना पाया जो बाकी लोग सिर्फ देख करके सपने देख सकते हैं कि यार काश हम भी ऐसा गोल्फ में करियर बना पाए। तो हर ट्रॉमा की एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड। तो हो सकता है आपके ट्रॉमा ने आपको बहुत काइंड बना दिया, काइंडनेस हो आपके दिल में, आपको लोगों का दर्द, दुख, दर्द समझ आता हो, दिखता हो, आप लोगों के साथ प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से पेश आते हो, लोगों को आप एज अ फ्रेंड अच्छे लगते हो, लोगों को लगता हो कि नहीं यार ये समझ लेगी। हो सकता है आपके उस ट्रॉमा की वजह से आप पढ़ाई में बहुत एक्सीलेंट हुए हो सकता है आपके उस ट्रॉमा की वजह से आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग हुई, हो सकता है आपके उस ट्रॉमा की वजह से आप लोगों की हेल्प कर पाते हो, आप एक टीचर बन के लोगों की लाइफ में रोल प्ले कर पाते हो, आप लोगों की केयर कर पाते हो। तो काइंडनेस, कंपैशन, एम्पैथी, क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, पढ़ाई में अच्छा होना, एक्सेप्शनल एबिलिटी आना, बहुत एक्सट्रीम लेवल का फोकस आना, आपके अंदर हो सकता है लोगों की चीजों को गहराई से ऑब्जर्व करने की आदत आप एबिलिटी आ गई कि आप सुपर ह्यूमन फोकस हो गया आपका, आप छोटी छोटी बात भी नोट कर पाते हो, आपका जहां लोग उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते आप वो छोटी छोटी बात भी नोटिस कर लेते हो, छोटे छोटे बिहेवियर्स में चेंजेस, रवैये भी नोटिस कर लेते हो। तो ट्रॉमा ने आपके अंदर ये सारी पॉजिटिव क्वालिटीज भी डाली। तो अगर आप अपनी लाइफ से जाके बोलोगे यार वो बचपन में ट्रॉमा ना हुआ होता तो आपके जो जितने सुपर ह्यूमन ट्रेट्स हैं, जो आपको एक्सेप्शनल बनाते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं, वो सब भी गए। तो ट्रॉमा की एक साइड है नेगेटिव और एक साइड है पॉजिटिव। पॉजिटिव इज एम्पैथी, क्रिएटिविटी, सेंसिटिविटी, आप सेंसिटिव हो, हाई परफॉर्मेंस, मेच्योरिटी, आप वक्त से पहले मेच्योर हो गए हो, आपके अंदर वो मेच्योरिटी आ गई जो लोगों को 50-60 साल की उम्र में भी नहीं आएंगे। तो ट्रॉमा से सारे गिफ्ट्स भी देता है। तो अगर आप ट्रॉमा को उठाओगे तो पॉजिटिव भी चला जाएगा। कॉमन सेंस बहुत से लोगों का ये लड़ाता है कि अच्छा ब्रेड को इतना निग्लेक्ट मिला था, अब वो बजाय ऐसी गर्लफ्रेंड्स और ऐसी पार्टनर्स के साथ रहने के जो उसको वही उसके ऊपर प्रेशर डाले कि तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म बनो और उनकी ट्रॉफी बन के रहे, तो उसको ऑपोजिट करना चाहिए, उसको अपने आप पे इतना सख्त नहीं होना चाहिए, उसको डिसिप्लिन छोड़ देना चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है आप ट्रॉमा की ऑपोजिट सिचुएशन को अपनी लाइफ में करो ताकि आप ट्रॉमा से हील कर सको। हो सकता है ब्रेड ये देखे कि ठीक है मैं किसी ऐसे लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाता हूँ जो मेरी अचीवमेंट्स या मेरी उन चीज़ों की वजह से मेरे पीछे नहीं है या मुझे प्रेशर नहीं डालती सक्सेसफुल होने का, वो मेरे साथ खेलना, फ्री टाइम स्पेंड करना, ऐसी लाइफ में मेरे साथ हंसना घुलना एंजॉय करती है। तो वो अपने ड्रामा की कॉन्शियस होकर के देख सकता है कि मैं पैटर्न रिपीट करता हूँ और इस बार मैं एक ऐसा पार्टनर चुन लेता हूँ जो मेरे साथ वैसी लाइफ एंजॉय करती है, खेलना चाहती है, टाइम स्पेंड करना चाहती है, अच्छा वक्त गुजार रही है। तो मेरी अचीवमेंट्स और उनकी वजह से मुझे भगाना नहीं चाहती या मुझे मुझे फोर्स नहीं करती कि तुम अच्छा परफॉर्म करो ताकि लोगों में इमेज अच्छी बने, नहीं, उसको मेरे साथ बगैर कुछ किसी काम के भी जिंदगी में वक्त स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो उसने ऐसा पार्टनर चूज कर लिया, लेकिन उसको पता है कि उसके ट्रॉमा ने उसको बहुत पॉजिटिव गिफ्ट्स भी दिए हैं, डिसिप्लिन दिया है, करियर पर फोकस दिया है, तो उसको
उन चीजों को वो अपने ट्रॉमा की दी हुई एबिलिटीज को ओन कर लेता है। फर्क है। एक है ना चाहते हुए हम एक चीज को कर रहे हैं कि डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, गोल्फ में लोगों को इंप्रेस करना ही पड़ेगा, उसने हंस दिया तो क्या होगा, और अपने आप पे सख्ती कर रहे हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम स्टूपिड, आई एम डम, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, अपने ऊपर सख्ती कर करके अपने आप को परफॉर्म करा रहे हैं। और एक है कि उसने अपने ट्रॉमा की दिए हुए गिफ्ट्स को अपना लिया, तो देख लिया कि यार जो डिसिप्लिन मेरा है ना वो नहीं है और लोगों का, वो जो एबिलिटी मेरी है गेम खेलने की वो और लोगों की नहीं, जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरा डिसिप्लिन है, जो मेरी स्किल है गेम खेलने की, और लोगों की नहीं है। तो उन पॉजिटिव क्वालिटीज को एक्सेप्ट करके एक्सेप्टेंस के साथ उन बिहेवियर्स को कंटिन्यू कर सकता है। दिस इज कॉन्शियस एक्सेप्टेंस। तो इस कॉन्शियस एक्सेप्टेंस की वजह से उसके ट्रॉमा के पैटर्न हील हो जाते हैं। अब वो कॉन्शियसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिसिप्लिन के साथ एक्ट कर रहा है, करियर में ग्रो कर रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, और उसको मजा आता है देख के कि यार जहां लोग टूट जाते हैं ना, मैं वहां भी नहीं टूटता, मैं वहां परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और साथ साथ वो अपने कुछ कॉन्शियसली अपने दूसरी चॉइस कर करके अपने ट्रॉमा को तोड़ के उन लोगों को भी अपनी लाइफ में यानी डिफरेंट किस्म का रिलेशनशिप बना रहा है। जेन की जो मैंने एग्जांपल दी थी जहाँ पे उसको अपनी माँ को सपोर्ट करना पड़ा था बहुत ज्यादा, हो सकता है बड़े होके उसने ये अब कॉमन सेंस से कहता है कि नहीं उसको तो अपने आप को ढूंढना चाहिए, अपनी शनाख्त करनी चाहिए और अपने आप में कुछ करना चाहिए ताकि अपनी आइडेंटिटी बने, ये बने वो बने, आई नो माई वर्थ, और ये करे वो करे। बट हो सकता है जेन को ये रियलाइज हो कि यार नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे किसी के एक असिस्टेंट का रोल या किसी को सपोर्टिव रोल में रहना बहुत पसंद है। हो सकता है उसने चूज किया कॉन्शियसली अपने ट्रॉमा के बिहेवियर्स को समझने के बाद कि वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन की असिस्टेंट बन गई, जहाँ पे उनको हेल्प करने में, उनको समझने में, उनको इमोशनली रेगुलेट करने में, उनको असिस्ट करने में उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स को यूज कर रही है, और उससे एक बड़ा लाइफ दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। और वो ये देख पा रही है कि यस हम साथ में मिलके सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, और इससे उसको अपनी स्किल्स यूज करने का मौका भी मिल रहा है, और वो सक्सेस को लेके खुश भी है, और उसको ये भी सुकून मिल रहा है कि मुझे नहीं पसंद है टेंशन में रहना, हर वक्त सब मेरे ऊपर टेंशन दे, मैं लाइमलाइट में आ जाऊं, मेरे से कैमरास और सवाल और ये और वो जवाब, मुझे जज किया जा रहा है, मेरी इमेज के बारे में बात, उसको ये सब नहीं पसंद है। तो आराम से बैक सीट पे सुकून से रह सकती है, काम कर सकती है, अपनी स्किल कंट्रीब्यूट कर सकती है, खुश है, जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको यूज कर रही है। तो उसने उस रोल को, सपोर्टिव रोल को, एक मैनेजर वाले रोल को, सब असिस्टेंट वाले रोल को खुद से एक्सेप्ट करके कॉन्शियसली उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई। तो उसकी वजह से वो जो इदारा है, जो काम है, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। तो जरूरी नहीं है क्या आप अपने ट्रॉमा को ऑपोजिट करो हील करने के लिए या उसके अगेंस्ट जाओ। इन मेनी केसेस आप अपने ट्रॉमा को कॉन्शियसली एक्सेप्ट करके उन चॉइसेस को कंटिन्यू करते हो तो प्रेशर हट जाता है, बजाय इसके कि मुझे असिस्ट करना पड़ेगा, मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे उनको समझना ही पड़ेगा। नो, उसने कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे करना अच्छा लगता है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, दीज आर माय गिफ्ट्स, और ये मैं कॉन्शियसली इन पे कर सकती हूँ, और ऐसा करके हम लोग साथ में मिलकर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उसने ये भी देख लिया कि जो जहां मेरी कदर नहीं है वहां मुझे सब फोर्सफुली करना पड़ रहा है, तो वहां वो अपने बिहेवियर बदल भी सकती है। तो इट इज अबाउट कॉन्शियसली मेकिंग अ डिफरेंट चॉइस जिसकी वजह से वो पैटर्न टूटे। एसेंशियली जितने भी ट्रॉमा के रिलेटेड बिहेवियर्स हैं, चेस करना, इम्प्रेस करना, व्हाटएवर इट इज, जिंदगी में आपके दो तरीके होते हैं जीने के इंसान। एक एक होता है इमोशनल इंजन। क्या होता है, अकेले मैं बैठा हूँ और मेरे बार में और क्लब में पीले पीले कुछ नहीं होता, कर ले कर क्या होता है, आपका भी दिल चाह रहा है, मेरे भी इमोशंस कर रहे हैं कि यार पी लें, कुछ नहीं होता, क्या हो गया, खैर हो गया, और हम अगर पी लेते हैं अल्कोहल, तो इसका मतलब हम इमोशनल इंजन पे जीते हैं, हम अपने इमोशंस के बेस पे फैसला लेते हैं, हमारा इमोशन मालिक है, हम गुलाम हैं, इमोशन जैसा चाहता है वैसा हम कर लेते हैं। ये है इमोशनल इंजन। इसके अलावा होता है एक वैल्यू इंजन कि सब कुछ फील करने के बावजूद इमोशंस भी कह रहे हैं कि कर ले, दिल भी चाह रहा है, लोग भी कह रहे हैं, माहौल भी बना हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वैल्यू है कि नहीं पियेंगे तो नहीं पियेंगे, गलत है तो गलत है, और हम नहीं पीते। तो इसका मतलब हमारे फैसले इमोशंस के बेस पे नहीं, हमारी वैल्यूज के बेस पे होते हैं।
और इसको कहते हैं वैल्यू इंजन पे चलना। यहां आप मालिक हो, आपके इमोशंस और आपका ब्रेन और आपका थॉट गुलाम है। यहाँ आप अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करते हो। तो ये दो तरीके हैं जिंदगी जीने के। जो ट्रॉमा वाले लोग होते हैं वो इमोशनल इंजन पे चलते हैं। चेसर इमोशंस की वजह से चेस करता है। अगर उसके अंदर से मैं उसके तमाम इमोशंस डिलीट कर दूं, लेट्स से उस लड़की की या उस लड़के की याददाश्त डिलीट हो गई, सर टकराया कहीं मेमोरी उड़ गई, अब वो चेस क्यों करेगा? उसके अंदर अगर इमोशन ही नहीं है, याद तक नहीं है कि ऐसा कोई इंसान था, तो वो चेज ही नहीं करेगा। तो उसका मतलब चेजिंग सिर्फ इमोशंस की वजह से हुई थी। चूंकि उसको अपने इमोशंस को रेजिस्ट करके कुछ और एक्शन लेना नहीं आता, तो वो इमोशंस के ऊपर इतने हावी हो जाते हैं, उसको इतना रोना उसको लगता है, उसको पैनिक अटैक होने लगते हैं, उसको इतना प्रॉब्लम होने लगती है, उसको रात भर ना नींद आती है, ना नमाज पढ़ी जाती है, ना काम किया जाता है, ना चला जाता है, ना बाहर जाया जाता है, ना लोगों से मिला जाता है। ऐसी कैफियत में वो चले जाता है, उसके ऊपर इमोशन इतने हावी हो जाते हैं, उसको लगता है इसका तरीका यही है कि उस इंसान को हासिल करना, और वो चीज करने में लगा रहता है, क्योंकि उसको इमोशंस को रेजिस्ट करना नहीं। अगेन द सेम फॉर रनर, वो भी इसलिए भागती है, ये भागता है कि उसके इमोशंस उसको इतना बुरा फील कराते हैं, अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, उसके इमोशंस उसके ऊपर इस तरह हावी होने लगते हैं कि एंड मोमेंट पे वो बोल देती है नहीं, दूर रहो। तो जब तक आप इमोशनल इंजन पे चलते रहोगे, तब तक आपकी जिंदगी में ट्रॉमा पैटर्न रिपीट होते रहेंगे, तब तक आप बुरे लोग अट्रैक्ट करते रहोगे, तब तक आप खराब सिचुएशन में फंसते रहोगे। और आपको सबसे बड़ा अफसोसी बात यह है कि हमें ऐप सिर्फ दूसरों में नजर आएगा, गलती उसमें, हस्बैंड में, ससुर में, उसमें हमें कभी ये नहीं नजर आएगा कि हम कैसे हमारे ट्रॉमा पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, हम कैसे इमोशनल इंजन पे चल रहे हैं, हम वैल्यू बेस्ड एक्शन पे नहीं चल रहे। इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट की टेक्निक, वो जो थेरेपीज होती हैं जो हम लेते हैं, सेशंस लेते हैं जिसमें हम बातें करते हैं, तो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, उनसे उल्टा नुकसान बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एंजाइटी है, आपको एंजाइटी उठी, इमोशनल इंजन के बेस पे आप उसको समझो, आपके अंदर एंजाइटी आई और आपने उस एंजाइटी को फिक्स करने की कोशिश करी, तो आपका ब्रेन देख रहा है कि ओ अच्छा, इसको ये इमोशन आता है और इसको इमोशन फिक्स करना पसंद है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाके या वीडियोस देख के या कुछ भी कर करके आपको वो एंजाइटी का इमोशन फिक्स करने की आदत है। तो ब्रेन ने देखा ओह, इसका मतलब इसका एक्शन है इस इमोशन को फिक्स करना, तो मैं क्या करूं जिसके बेस पे ये एक्शन इसकी जिंदगी में कंटिन्यू हो सके, इसको और एंजाइटी दे देता हूं। तो जितना आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, थेरेपिस्ट के पास जाके अपनी एंजाइटी ठीक करने की कोशिश करोगे, ब्रेन बोलेगा हाँ, एंजाइटी फिक्स करना पसंद है, ये लो तुम्हारी फेवरेट चीज और एंजाइटी। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे इस रूम में बहुत सारी चेयर्स हैं, कुर्सियां हैं, और मेरा काम है कुर्सियों को मैं बाहर उठा के फेंक रहा हूँ, हटाओ ये कुर्सियां क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है? तो ब्रेन ये बैठा हुआ साइड में और ये देख रहा है, ओह इसे कुर्सियां फेंकना पसंद है, तो इसके पास तो कुर्सियां खत्म होने वाली है, फिर ये अपना कहा एक्शन कंटिन्यू कैसे रखेगा जो इसको करना पसंद है। एक काम करता हूँ, फर्नीचर मार्केट जाता हूँ, बहुत सारी चीज खरीद के लाके इसके रूम में डाल देता हूँ, फिर ये फेंकता रहेगा बाहर, तो इसका फेवरेट एक्शन कंटिन्यू होता रहेगा, और हम कुर्सियां फेंक फेंक के आ रहे हैं और अंदर देखते फिर इतनी सारी कुर्सी। ब्रेन के बच्चे, मैं एंजाइटी इतनी फिक्स कर रहा हूं, फिर से एंजाइटी, कितनी बार एंजाइटी फिक्स करूं? तो इमोशंस को फिक्स करने में लगोगे, वो वाले इमोशंस और आएंगे। इसी को स्ट्रेच कर लो, अटैचमेंट इश्यूज जो आपके हुए हैं उसको आप फिक्स करने में लग जाओ, उसको आप ठीक करने में लग जाओ, ब्रेन बोले हाँ, समझे आगे क्या आने वाला। आधे लोग तो समझ गए होंगे आगे क्या आने वाला। इसे अटैचमेंट इश्यूज फिक्स करना पसंद है। एक काम करता हूँ और अटैचमेंट इश्यूज दे देता हूँ, ये ले तेरी फेवरेट चीज, बैठ के फिक्स करता रहे। तो इसलिए कई सारे साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट की टेक्निक्स फेल हो जाती हैं। बहुत सारे लोग मुझे साइकोलॉजिस्ट समझ रहे हैं, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। मैं अलग, मेरी अपनी लाइफ की स्टडी है, आई एम अ लाइफ कोच। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मेरी इमोशनल साइकोलॉजिस्ट से कोई खार है, मैं साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करता हूँ, मेरी कई सारे सर्कल्स में है, उनसे डिस्कशन, पार्टिसिपेशन होती है, साची करता हूँ, बहुत सारे सही चीजें भी क्रिएट कर बताते हैं साइकोलॉजिस्ट। बट ये जो टॉक थेरेपी है, ये जो बातचीत करके चीजें फिक्स करने का है, ये इशू खराब कर देता है। तो आपने जिम, फिटनेस, बॉडी बनाना उससे सीखना है जिसने उसके बारे में किताबें नहीं पढ़ी हैं, जिसने बॉडी बना के देखी है, तो उसको पता है वेट लिफ्टिंग क्या होती है।
आपने स्विमिंग उससे नहीं सीखनी जिसने स्विमिंग पे वीडियोस देखी और उसने स्विमिंग के बारे में बुक्स पढ़ी, जिसने स्विमिंग की है। तो ब्रेन को एक्चुअली चेंज कैसे करते हैं, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स का पैटर्न है वो बदलता किस तरह है, या किसी ऐसे से सीखोगे जिसने उसको बदला है, उससे नहीं जिसने किसी इदारे में जाके 4 किताबें रट ली अपना मिड्स पास करने के लिए, मिड्स के पास बाद वो कई चीजें भूल भी गए और उसके बाद उन्होंने अपने ब्रेन को कभी चेंज नहीं करा, लेकिन उनको बहुत सारी बातें के पास जाके ब्रेन चेंज हो गया। अरे उनका नहीं हुआ। बहुत से आप सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को देखोगे वो खुद अपने पैटर्न्स में फंसे, लेकिन उनके नाम के आगे तो पीएचडी लिखा है। तो आप फंसे रहोगे, अटैचमेंट स्टाइल एंजाइटी फिक्स करने की कोशिश में लगे रहोगे, मगर वो इश्यूज रिपीट होते रहेंगे। मैं तो ये मेरे से रिसेंटली एक चार्ट में कॉमनली सवाल आया था, सर मुझे पता है मैं पैटर्न रिपीट कर रही हूँ फिर भी कर रही हूँ, मुझे पता है कि ये वाला गलत बिहेवियर है फिर भी कर रही हूँ, ये इश्यूज है इसको फिक्स करना चाह रही हूँ फिर भी वो पैटर्न रिपीट होगा। तो इसके लिए अब एक सेशन में मैं बहुत सारी बातें कर दूंगा, सबके सर पे ओवरलोड हो जाएगा, सब बोलोगे भाई बहुत ज्यादा हो गई, खिचड़ी बन गई। तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, पहले स्टेप में हम दिल को साफ करेंगे, हम चीजों को क्लियर करके अंडरस्टैंडिंग आएगी। जब स्पेस क्रिएट होगा सफाई होने से, उस स्पेस में हम सेल्फ एस्टीम बिल्ड कैसे करते हैं, बजाय अटैचमेंट फिक्स कर इश्यूज फिक्स करने के, बजाय एंजाइटी को फिक्स करने के, बजाय चेस करने के, अवॉइड करने के, बिहेवियर्स को फिक्स करने के, अपनी लाइफ में नई सेल्फ एस्टीम को बिल्ड कैसे करना है, खुद की नजर में खुद की को बिल्ड कैसे करना है, खुद के अंदर नए रवैये कैसे डालने हैं, बिहेवियर्स कैसे डालने हैं, तो हम ग्रोथ पे सेकंड में फोकस करेंगे। बट यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट टेक्निक दूंगा जो आप लोगों को फॉलो करनी है, जिससे स्पेस क्रिएट होगा, इमोशंस साफ होंगे, उसको हो ओपनो ओपनो कहते हैं, और उसके अंदर 4 स्टेटमेंट्स होती हैं। एंड आई वुड वांट कि अस्का आप यहाँ पे टेक्स्ट में वो 4 स्टेटमेंट्स लिख देना। 4 स्टेटमेंट्स मैं बता रहा हूँ आपने, दैट इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। ये 4 स्टेटमेंट जब आप सुबह उठते हो, स्लीप से मोमेंटम रीसेट हो जाता है, सुबह फ्रेश डे है, फ्रेश मेमोरी खुली आपकी, तो आप अपने आप को मिरर में देख के, जो आपका बचपन का सेल्फ है, जो आप चाइल्डहुड में, लेट्स से आपका नाम आलिया है, तो जो आलिया बेबी आलिया है, जो छोटी आलिया है, उसको आप मिरर में देख के ये बात आप 4 स्टेटमेंट्स दोहरा सकते हो। ये आपने एटलीस्ट 100 से ज्यादा बार करनी है। लोग कहते हैं 108 बार करनी, बट मैं रूल्स फॉलो नहीं करता अपनी लाइफ में, तो आप बट ज्यादा बार करनी, 108 बार करो, उससे ज्यादा करो, उससे कम करो, बट 100 से ज्यादा बार करो। होता यह है कि इन स्टेटमेंट्स को अगर हम समझें तो हम कह रहे हैं आई एम सॉरी, क्योंकि लोगों ने हमें जिस तरीके से निगलेक्ट किया है, कहीं ना कहीं हम भी खुद को वैसे निगलेक्ट करने लगते हैं। हमें पता है हमें नो बोलना है, हम नहीं नो बोल पाए। हमें पता है बेबी आ लिया या हम छोटा बचपन में जो भी है, हमें तुम्हारे लिए स्टैंड लेना था, हम नहीं ले पाए। हमने खुद अनजाने में ट्रॉमा पैटर्न्स रिपीट करे, हमने खुद अपने आप को हर्ट किए, हमने खुद कितने लोगों की टॉक्सिक बिहेवियर, तकलीफ, पेन, सफरिंग सही है, चुपचाप बर्दाश्त किया है, अपने आप को पेन से गुजरना दिया है, कितनी प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट होने दी हैं। आई एम सॉरी मैंने स्टैंड नहीं लिया, आई एम सॉरी इतनी चीज़ों में मैं सफ़र करी, आई एम सॉरी इतना कुछ पेन सहना पड़ा है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे चीज़ें बेहतर नहीं पता थी, तुम तो बहुत माशाल्लाह रिजिलियंट हो, स्ट्रांग हो, अभी तक मेरे साथ हो, कितनी पेनफुल सिचुएशंस के बावजूद साथ हो, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर देना। तो ज़िंदगी में जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है, अनजाने में हुआ है, बट उसको फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं पहले नहीं कर पाई, पहले नहीं खड़ी हो पाई अपने लिए, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव एंड देन थैंक यू। क्योंकि इतना कुछ पेन सहने के बाद, लोगों के छोड़ने के बाद, हर्ट करने के बाद, मार खाने के बाद, इतना टॉर्चर होने के बाद, सफरिंग के बावजूद तुम मेरे साथ हो, अभी भी कोशिश में लगी हो, अभी भी इम्प्रूव करना चाहे, अभी भी लाइफ बदल रही है, इतनी बस दिस इज दी एंड एंड स्टिल हम यहाँ अपने लिए मौजूद हैं, अपने लिए कोशिश कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू कि मैं लाइफ में तुम पे तो रिलाई कर सकती हूँ,
कि कोई हो ना हो, तुम हो मेरे पास। तो ये अपने आप को कहना है थैंक यू, आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है। क्योंकि चाहे लोग हमारे साथ जो भी करें, तुम तो मेरे साथ सिंसियर हो, लॉयल हो, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं गए। और बचपन में तो हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो हमारी नीड्स पूरी करें। अब तो तुम भी मेरी नीड्स पूरी करती हो, मेरा ख्याल रखने की कोशिश कर सकती हो, और मेरे साथ इतने दुख में साथ ही हो, पेन में साथ हो। चाहे जिंदगी में जितना पेन आ जाए, कल सुबह हम साथ ही उठेंगे। और हमेशा मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए, मेरे साथ होने के लिए, मेरे साथ पेन देखने के लिए, मेरे साथ सफरिंग देखने के लिए, मेरी बेस्ट फ्रेंड होने के लिए, मेरा सपोर्ट होने के लिए। कितनी चीजें मैंने अंदर दबाई हैं, तुमने उनको सही है समझा है, अपनाया है। लोगों ने हमें नहीं अपनाया, तुमने अपनाया, तुमने समझा है। आई लव यू, आई लव यू, क्योंकि हमारे पास दोबारा मौका है हील करने का। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड आई जेन्युइनली लव यू। तो इस मतलबी दुनिया में कोई अपना है। आई लव यू, तुमने हमें माफ किया है, थैंक यू, आई एम सॉरी मेरी वजह से इतना हर्ट हुआ, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, और ये 4 स्टेटमेंट्स अपने आप को बोलनी है बार बार। मेरे नेक्स्ट सेशन से पहले 2 दिन है, तो 2 दिन तो अपने आप को ये कंटिन्यूसली बोलना है। जब भी याद आ जाए तब बोलना है, जितनी बार याद हो उतनी बार बोलना है। और चूंकि मैंने ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ में खुद प्रैक्टिकली करी है, तो हो सकता है कुछ बार कहने के बाद आपको रोना है, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो वो उस इमोशन को लड़ने नहीं देना है। चूंकि सबने आपके इमोशंस को दबाया है, आपको बुरा फील कराया है बचपन में, आप भी वही करोगे तो आप खुद ही निग्लेक्ट कर रहे हो ना अपने आप को। तो आप उन रोने को, उस क्राइम को, उस इमोशंस को आने दो, आंसू आने दो। आप मिरर में देख के बोल रहे हो, आंसू गिरेंगे, वो बहेंगे, और वो पेन आएगा, और उस पेन को आने दो, इमोशंस को आने दो। गूज बम्स आएंगे, रोंगटे खड़े होंगे, हाथ में कुछ फीलिंग आएगी तो हाथ को सला लो, कहीं भी बॉडी में कुछ फील आ रही है तो उसको सला लो, अपने आप को हक कर लो, होल्ड कर लो। ये स्टेटमेंट्स का हो, उन उस इमोशनल कैफियत में, इमोशनल एक्सपीरियंस में अपने आप को सेफ फील कराओ, उस इमोशंस को एक्सेप्ट करो। वो जो दबाया हुआ है वो निकल जाने दो। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल के सफाई हो जाती है, वैसे ब्रेन के अंदर जो बॉडी में आपने इमोशंस दबाए हुए वो निकल के सफाई हो जाएगी। तो वो होने दो, उनको रोकना मत। एंड दैट इज एन इमोशनल रिलीज जो कि होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि खुदा से मुलाकात में पहला अमल था दिल को धोना, दिल को साफ करना। तो लोगों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और सब कहते हैं कि लोगों को माफ़ कर दो, फॉरगिवनेस इज़ फॉर योरसेल्फ नॉट फॉर देम। माफ़ी करने से फ़ायदा तुम्हें हुआ, जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया उनको माफ़ कर दो। बट कोई ये नहीं समझाता माफ़ी होती क्या है? व्हाट इज़ फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता उस इंसान को हक दे देना कि चलो ठीक है, तुमने मुझे पे एक बार ठोका, लो दोबारा ठोको, दोबारा मुझे हर्ट करो। फॉरगिवनेस इज साइंटिफिकली, जैसे एक साइंटिस्ट बातों को समझता है उस तरह गहराई से इस बात को समझ लेना कि इंसान उसके अंदर जो वूंड्स हैं, जो मैं इंफॉर्मेशन पढ़ी है उसके बेस पे एक्ट करता है। मैं आपको जितने भी आप लोग बैठे हो यहाँ पे, आपको एक चैलेंज देता हूँ, किसी ऐसी चीज के बारे में सोच के दिखाओ जिससे रिलेटेड आज तक अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कुछ आ रहा है? सोचो सोचो, थोड़ा जोर लगाओ। ब्लैंक। इसका मतलब जिस चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं गई उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। सोच ही नहीं सकते तो कर ही नहीं सकते। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है। उनके पास ये गूगल, इंटरनेट सर्विसेज ये सब नहीं थी। उनके पास हमारे जैसे टीचर्स नहीं थे, लेक्चर्स नहीं थे। हमें नहीं पता उन्होंने अपने बचपन में क्या ट्रॉमास एक्सपीरियंस करे, क्या वुंड्स एक्सपीरियंस करे। तो ये जो हमारे साथ एक्स था, या जो हमारा पार्टनर था, या जिसने हमारे बचपन में टॉर्चर किया या हर्ट किया, उस इंसान के क्या ट्रॉमास थे, क्या वुंड्स थे, वो किस चीज़ों से सफ़र कर रहा था, वो हमें नहीं पता। लेकिन साइंटिफिकली अगर आप इस बात को गहराई से देख के समझोगे कि अगर हम उसकी जगह बड़े हुए होते और हमारे सेम वुंड्स होते,
सेम इंफॉर्मेशन, सेम एक्सपीरियंसेस, सेम अपब्रिंगिंग जो उसकी हुई है, सेम स्कूलिंग, सेम पेरेंटिंग जो उस इंसान की हुई है, वो हमारी हुई होती, हमारे वो सेम वुंड्स होते, हमें वो सेम ट्रॉमा मिले होते, तो हम एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट करते जैसे वो एक्ट कर रहा है। इस बात को इमोशनल होकर के देखोगे नहीं समझ पाओगे। साइंटिफिक माइंड अगर रखते हो, किस जैसे एक साइंटिस्ट इंक्वायरी होता है, इंक्वायरी करता है, चीजों से डिटैच करके न्यूट्रल नजरिए से देखता है, वैसा देखोगे तो नजर आएगा कि अगर हम उनकी जगह होते तो हम एग्जैक्ट सेम वैसे ही करते जैसा उसने किया, ना उससे रत्ती भर ज्यादा, ना उससे रत्ती भर कम, जैसा पेरेंट्स ने किया हम वैसा ही करते। और उसको थोड़ा और स्ट्रेच करके देख लो, क्या आपको लगता है कि अगर आप उनके जमाने में पैदा हुए होते तो आप उतना भी कर पाते जितना पेरेंट्स ने किया? जितना पेन उन्होंने सहा है बताया भी नहीं है, जितनी सैक्रिफाइसेस उन्होंने की हैं जताया भी नहीं है, जितना उन्होंने कुछ सहा है, क्या पता वो फादर किस किस कैफियत में हो, क्या पता उनके अंदर कितना ट्रॉमा हो, क्या पता कितनी बार उन्होंने सुसाइड करने का सोचा हो बट नहीं किया हो, क्या पता माँ कितने पेन से लड़ रही हो, क्या पता वो एक्स के अंदर अब उस बचपन में क्या गुजरी हो, क्या पता उस एक्स के साथ उसको किस किस्म का चेजर डायनामिक में वो फंसी हो बचपन में, क्या पता उसको कितना लाइफ में निगलेक्ट मिला हो सकता है उसने आपको हर्ट करने की नीयत से नहीं करा, अपने आपको प्रोटेक्ट करने की नीयत से करा, जो भी करा हो सकता है उसने आपको हर्ट किया बट वो अपने आप में भी अंदर बहुत हर्ट हो रहा था या हो रही थी, और उसको आता ही नहीं लोगों के साथ अच्छा ट्रीट करना, उसको हर्ट ही करना आता है, वो अपने आप को भी हर्ट करता है। तो फॉरगिवनेस इज ये देख लेना कि अगर हम उस इंसान की जगह होते जिसने भी हमें हर्ट किया, और हमारे वो सेम वुंड्स, सेम ट्रॉमा, सेम इंफॉर्मेशन हमारे अंदर होती, तो हमारे अंदर वही सोचें आती, वही बिहेवियर आते, जैसे वो एक्ट करता है बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी सेम बिहेवियर हम करते, ना उससे रत्ती भर ज्यादा, ना उससे रत्ती भर कम, ना जरा सा ज्यादा ना जरा सा कम, हम एग्जैक्ट सेम चीज करते हैं। इस बारे में रिसर्च कर लेना, समझ लेना, ताकि पॉइंट गहराई से समझ आए, बट दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो जब आप इस नजरिए से देखते हो तो आपको ये नजर आता है, बजाय उस इंसान पे गुस्सा और नफरत आने के, आपको उस इंसान पे भी तरस आता है, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि लोग हमारे साथ जैसे बिहेव करते हैं वो अपने साथ भी वैसे ही बिहेव करते हैं। अगर एक इंसान अपने अंदर सिर्फ बुराइयां देखता है तो उसको दूसरों में भी बुराइयां नजर आती हैं, अगर एक इंसान अपने आप को बहुत हर्ट करता है तो वो दूसरों को भी करता है। हर्ट पीपल। तो इसका मतलब जिन लोगों ने अगर हमें हर्ट किया है, या जिन्होंने हमारे अंदर बुराइयां निकाली हैं, या हमें रोका है, या हमें टॉन्ट किया है, या ताने मारे हैं, इसका मतलब वो अपने आप को भी हर्ट करते हैं, वो अपने आप को भी टॉन्ट करते हैं, वो अपने आप को भी ताने मारते हैं। आपको सोशल मीडिया पे या किसी इंसान को आप देखोगे, आपको लगेगा कि तो बहुत खुश है जी, ये तो बहुत चिल है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया पे जिनके बहुत लाइक्स हैं, बहुत उनकी एक हंसी खुशी लाइफ है, और आप देख के बोलोगे यार ऐसी लाइफ तो कोई जी ही नहीं रहा, ऐसी लाइफ हो, अंदर से वो इंसान टूटा पड़ा है, वो जिंदगी से हार चुका है, वो आपको नहीं दिखेगा। तो आप ये देखोगे कि यार हंसते हुए चेहरों के पीछे आप उनका पेन देख सकोगे, आप देखोगे कि मुझे हर्ट कर रहे हैं या मुझे ताना मार रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो इन्होंने खुद के साथ भी अपने आप को बहुत टॉर्चर किया। तो नफरत के फेस में जो इंसान प्यार दे सकता है, दैट इज मेच्योरिटी, दैट इज ग्रोथ। नफरत की फेस में जो नफरत ही फेंक रहा है, दैट इज इमेच्योरिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप ही नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बोलना कि तुमने हमारे साथ बुरा किया था, करते रहो और करो बुरा। नो no. आप जब अपने पैटर्न्स देख के रोक के बदलने लगोगे तो आप उनके पैटर्न्स पे भी उनको रोक सकते हो, बदल सकते हो, बट शुरुआत आपसे होगी। बट ये एक्सेप्ट करना कि उन्होंने जानबूझ के पर्सनली आपका बुरा चाह करके नहीं करा है, उन्होंने दिल से जो भी उनको आता था, जिंदगी ने उनको जितना सिखाया उतना किया और बेहतर करने की कोशिश की। तो फॉरगिवनेस इज ये देखना कि हम उनकी जगह होते तो हम भी वही करते जो उन्होंने किया, और अगर हम भी वही करते जो उन्होंने किया तो जजमेंट कैसी, नफरत कैसी, हेट्रेड कैसी, सिंपथी होती है, तरस होता है, केयर होता है, प्यार होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। जब हम जज करते हैं तो नफरत होती है, अलग होती है। जब हम प्यार करते हैं तो हम जुड़ते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग से प्यार आता है, जज करने से नफरत आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके पैटर्न से रिपीट होकर अपने आप को हर्ट करने दें, हम बाउंड्री लगाना सीखेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप आगे के सेशंस में हम और कवर करेंगे। बट आगे के सेशन में
अब अगले ट्यूसडे को मेरा सेशन होगा रात के पाकिस्तान में 10 बजे, और अगर आप यूएस अमेरिका वगैरह की साइड हो तो दोपहर के 12 बजे। तो ये जो 4 स्टेटमेंट्स मैंने बताई, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये सुबह उठ के मिरर में आप 100 से ज्यादा बार, 108 बार, 110 बार खुद को बोलो। रात में सोने से पहले खुद को बोलो। भूल जाओ तो शाम में अपने आप को बोल लो। अपने आप को ये मत बोलने लग जाना उसे एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ, आई एम सो स्टूपिड, आई एम सो डम, आई एम सो दिस। डिस्करेज मत करना अपने आप को। जब तक मेरे साथ हो अपने आप पे बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल केयरिंग वे में। भूल गए कोई बात नहीं, शाम में याद आया, शाम में बोल लिया। जितनी बार बोल सके उतनी बार बोल लिया। बट कोशिश करो जितनी ज्यादा बार बोलोगे उतना आपका फायदा है। तो जब आपकी इससे रिलीज क्रिएट होगा, एक इमोशनल स्पेस क्रिएट होगी, तो उस नई जगह में हम नई सेल्फ एस्टीम कैसे बिल्ड करते हैं उसके लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे। उसको हम वैल्यू गार्डन में बोलता हूँ। उसके अंदर हम लाइफ के एस्पेक्ट्स डिजाइन करेंगे। हम ये देखेंगे कि हम इमोशनल इंजन से वैल्यू इंजन पे कैसे जाएं, हम सेल्फ एस्टीम कैसे बिल्ड करें, कैसे हम ट्रांसफॉर्म हो तो हमारे रिश्ते ट्रांसफॉर्म। और इसकी एक एसेंशियल में एग्जाम्पल ली मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में दी थी, नॉट श्योर आपने देखा है नहीं। तो एक लड़की थी, वो बाहर से मास्टर्स भी करके आई हुई थी और पढ़ी लिखी। उनको जब रिश्ते की बात आई तो उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, स्टैंड नहीं लिया, बगैर सोचे समझे लड़के से बात किए बगैर तस्वीर देखा, पेरेंट्स ने चूज किया, अच्छा चूज किया होगा, ठीक है दिखने में सही है, शादी कर ली। तो हम जैसे होते हैं हम वैसे ही पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं। ये लोग बात, बहुत से लोग ये बात मानते नहीं। अब उनकी कंप्लेन मुझसे ये थी कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, वो स्टैंड ही नहीं लेता, वो दिमाग ही नहीं लगाता। मेरी सास इतना ताने दे रही है, टॉन्ट कर रही है, ये कर रही है मेरे साथ, लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं है। और अब वो अलग रह रहा है, दूसरे मुल्क में रह रहा है, और वो यहाँ रह रही है, वो स्ट्रगल और मुश्किल लगा है, एक बच्चा भी हो गया है, प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हम अपने वूम्स के बेस पे, यानी एक रनर चेसर को अट्रैक्ट करता है, तो इसी तरह अपने वूम्स के बेस पे हम पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करें, एक्शन के थ्रू, सिर्फ बातों के थ्रू नहीं, वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। एंड आई थिंक आयशा ने आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉलो लिंक दिया होगा, इनवाइट का ऐड किया होगा। अगर वो नहीं हो पाया है तो आप लोग के पास ईमेल आई होगी, वरना मेरे टिकटॉक की बायो में वीकेंड्स का लिंक है, वो क्लिक करना। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, उस पर क्लिक करके आप वो फॉलो कर लो, तो आपको लिंक्स अपडेट सब मिल जाएंगे। मैंने ये सीरीज ओपन पे व्हाट यू कैन पे रखी है, क्योंकि बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे पास ये चीजें अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे, और मुझे इन चीजों की बहुत जरूरत थी। तो मैंने रखा है कि जो इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता वो फ्री में अटेंड करे, लेकिन जिसके पास हैसियत है, उसको लगा कि यार ठीक है, हमें कुछ वैल्यू मिली है, कुछ सीखने का मिला है, तो अपनी हैसियत के मुताबिक जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसके लिए बैंक डिटेल्स मेरे वो व्हाट्सएप के लिंक्स में, ईमेल्स में इंक्लूडेड होंगी। अगर आप पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान का एक बैंक मैंने डिटेल शेयर किया, आप वहाँ ट्रांसफर कर सकते हो। वरना अगर आप बाहर हो तो एक इंटरनेशनल है, आप वहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो। इट मेक श्योर कि हम इस काम को कंटिन्यू कर सकें और आगे हो सके। आई विल डू अ शॉर्ट Q&A 10 से 15 मिनट का। किसी के पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है, तो आप रेज हैंड करें, मैं आपका नाम ले लेता हूँ, फिर आप जो है अनम्यूट करके पूछ लें। इकरा ने रेज हैंड किया, यस इकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है कि कैसे मतलब आप हमेशा जब मतलब बाउंड्रीज, यही बाउंड्रीज का ये कि जैसे होते हैं ना बड़े पेरेंट्स और बड़े बहन भाई यही कहते हैं कि तुम छोटी हो, मेरे आगे बोलो मत, मुझसे मतलब कोई भी बात अपनी मत, मतलब वो आपको सुनते नहीं क्योंकि आप छोटे हो। और वो कहते हैं जो हमने बोल दिया वो सही है। तो इस चीज़ को कैसे ठीक करें हम? मैं यही सोचती थी हाँ, वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो सही होगा क्योंकि वो लोग बड़े हैं। और फिर जो मेरे से छोटे बहन-भाई हैं, तो यही अम्मी-पापा यही कहते थे वो छोटे, उनके आगे बोलना नहीं। तो मैं इस चीज़ में इतनी बचपन से ही कन्फ्यूज़ थी कि मैं ना छोटे के आगे बोल सकती हूँ, ना मैं किसी बड़े के आगे बोल सकती हूँ। और वो फिर मैंने उस चीज़ को करते-करते एक आदत बना दी कि मैं बोलना ही मैंने शुरू से ही ख़त्म कर दिया। मैं अपनी बात रख नहीं पाती थी, और जब कभी रखती थी तो ज़रा-सा अगर कभी कोई बात पसंद अपनी बताऊँ या कुछ, तो आगे से कोई बात कर दे, हँसे या कोई ऐसे बात कर दे, मज़ाक उड़ा दे या कोई टॉन्ट कर दे, तो एकदम मुझे बुरा लगता था। फिर मैं बिल्कुल ही चुप हो जाती थी। तो वो चीज़ अंदर रख के मुझे लगता है कि वो ट्रॉमा बन जाता है, क्या होता है? मैं इस चीज़ को ठीक करना चाहती हूँ कि कैसे
आप इस चीज़ को जैसे इस्लाम में ये बताया गया कि रिस्पेक्ट करो बड़ों की, छोटों की, लेकिन किस तरह, किस हद तक करो, कितनी सुननी चाहिए, कितनी नहीं सुननी चाहिए, कितना अपने हक के लिए बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, अपनी पसंद, अपने कपड़ों के पसंद, अपने खाने की पसंद, हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में किस तरह आप करें? तो ये बस मुझे पूछना था। या इकरा, ऐसे ही हमारा ये ट्रॉमा क्रिएट हुआ होता है कि हमारी बात को अहमियत नहीं दी गई है, दबाया गया है, तो हमें लगता है कि कुछ तो गलत है तभी दबाया जा रहा है, या हमारी बात में कुछ गलत है तो हम बात रखना छोड़ देते हैं, गलत नेगेटिव रिएक्शन की वजह से, डर की वजह से और छोड़ देते हैं। तो एसेंशियली बदलता कैसे है? देखो, लाइफ में चॉइसेस अलग करने के लिए उसके पीछे एक फीलिंग चाहिए होती है, हाई सेल्फ एस्टीम की, अपनी नज़र में खुद की बात की वैल्यू होने की, खुद की अहमियत होने की। तो लाइफ में ये चॉइसेस लेनी है, उसके पीछे फीलिंग चाहिए। और मेरी पहले एक वीडियो है कि जिंदगी में पहले फीलिंग आती है या एक्शन आता है, तो मैंने उसमें समझाया एक्शन आता है। पहले हम चलने की कोशिश करते हैं, लंगड़ाते हैं, गिरते हैं, फिर चलने का कॉन्फिडेंस आता है। पहले कॉन्फिडेंस, बाद में चलने की कोशिश नहीं करते। इसी तरह आज से 10 साल बाद आपकी जिंदगी में कुछ लोग आएंगे, क्या उनसे रिलेटेड कोई फीलिंग है? नहीं। जब तक उनसे रिलेटेड कोई एक्शन नहीं होगा, वो दिखेंगे, इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी, फिर उनसे रिलेटेड फीलिंग आएगी। तो अलग चॉइसेस लेने के लिए, चॉइसेस क्या है कि अपनी बात रखना, अपने लिए स्टैंड लेना, रिस्पेक्ट से बात करना, ये चॉइसेस लेने के लिए आपको पहले एक फीलिंग चाहिए अपने अंदर, विच इज ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम, कि मेरी नजर में खुद की वैल्यू, खुद की अहमियत, मेरी बात की खुद की अहमियत। उसके एक इनर स्टेट कहते हैं इसे, कि आपकी इनर स्टेट बदल गई। वो इनर स्टेट चॉइसेस अपने आप बदल देती है, वो बदलना नहीं पड़ता, वो अपने आप बदलता है। इस इनर स्टेट के बदलने से पहले, इस फीलिंग से पहले एक आता है एक्शन। तो हमारी लाइफ में एक्शन मिसिंग है। अभी तक एक्शन क्या हुआ है? दबाने का, सप्रेस करने का, चुप कराने का। तो उस एक्शन पे कमजोर इनर स्टेट है, कमजोर फीलिंग है, इसलिए कमजोर चॉइसेस है। तो हम एक्शंस बदलते हैं, जो मैं नेक्स्ट सेशन का मेरा पूरा टॉपिक है, तो उसमें जब हम एक्शंस बदलते हैं, इनर स्टेट बदलती है, फीलिंग्स बदलती हैं, चॉइसेस अपने आप बदल जाती है। अगर मैं अभी चॉइसेस आपको बता दूंगा ना, ऐसे बात करनी है, ये करनी है, ये बोलना है, तो बातें आपको बहुत पता होंगी। हो सकता है मेरे से 4 बातें आपको और भी ज्यादा पता होंगी कि ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ जब वो वक्त आता है। हमें पता है क्या करना है, लेकिन जब लम्हा आता है तो हम कर नहीं पाते हैं। दैट इज बिकॉज जो इनर स्टेट मिसिंग है हमारे अंदर। जैसे मुझे 50 kg या 100 kg का वेट उठाना है, तो उसके लिए पहले मुझे स्ट्रॉन्ग फील करना है, और स्ट्रॉन्ग फील करने के लिए पहले मुझे एक्शन लेना होगा, जिम जाके ट्रेनिंग करनी होगी। अगर मैंने एक्शन नहीं लिया जिम की ट्रेनिंग का, तो मैं स्ट्रॉन्ग नहीं फील कर रहा। मुझे पता तो है कि वेट ऐसे उठाना है, टांग ऐसे रखनी है, हाथ ऐसे पकड़ना है, ये हाथ ऐसे पकड़ना है, और यूं करेंगे वेट उठ जाएगा, लेकिन उस लम्हे में मुझसे उठेगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ की फीलिंग नहीं है, और स्ट्रेंथ की फीलिंग ट्रेनिंग से आती है। तो हम वो एक्शंस डालेंगे जिससे इनर स्टेट प्रैक्टिकली चेंज होगी, तो वो एक्शंस आपकी लाइफ में अपने आप बदलने लगेंगे। बट उसके लिए फर्स्ट स्टेप इसकी यहाँ पे जो ये इमोशनल क्लियरिंग है, ये होना जरूरी है। इसलिए मैंने फर्स्ट सेशन किया। फातिमा ने हैंड रेज किया। यस फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मेरे ना 2 क्वेश्चंस हैं। एक ये है कि आपने बोला था इमोशनल एडिक्शन से कैसे बचें? मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हम इमोशनल एडिक्शन में इतने चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें बचना कैसे है? दूसरा ये कि चेज़र और रनर हमें कब बनना है? हमें भागना कब है और हमें चेज़ कब करना है? हमें ये चीज़ कब अंडरस्टैंड करनी होगी? पहली चीज कि हम इमोशनल इंजन में जितना फंस गए हैं, तो जिस तरह एक आदमी को सिगरेट पीने की बहुत ज्यादा लत लग गई है, या किसी को ड्रग की बहुत ज्यादा लत लग गई, तो वो कैसे छोड़ता है? वो एक रिहैब करता है, अलग एक्टिविटीज डालता है, उसका एक स्पेस क्रिएट करना होता है, और उस स्पेस में उसको अच्छा फील करना होता है, ताकि उसको अलग सोर्सेज से अच्छा फील हो रहा है, उसकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, तो उस ड्रग की आदत हटती है। उस ड्रग के कॉन्सिक्वेंसेज देखना जरूरी है। माइंड में पता होना चाहिए किसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है। तो वो सारी चीजें मिलके उसको उस ड्रग को छोड़ने में हेल्प करती हैं, और बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में ड्रग्स को छोड़ा है। उसी तरह इमोशनल एडिक्शन छूटती है, नहीं छूटती जिन लोगों की, तो वो रिलेशनशिप्स में, करियर में, अपनी रोमांटिक लाइफ में, अपनी फिजिकल हेल्थ में, हर जगह पेन में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में रहते हैं, सफर करते रहते हैं, चुपचाप से रहते हैं, सप्रेस करते हैं, लेकिन ब्लेम उनको हमेशा बाहर नजर आ रहा होता है कि गलत तो वो है। तो वैल्यू इंजन में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं इन डिटेल कवर करने वाला हूँ कि वो किस तरह होता है। अभी मैंने एक आइडिया दिया है, इस तरीके से होगा, बट ये हो जाता है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। मैं बता रहा हूँ, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये जो बात है कि कब चेस करना है और कब रन करना है, ये आपका चेस और रन करना ही नहीं है। हम लोग प्रोएक्टिवली अपनी वैल्यूज लिख करके, सेट करके डिजाइन करेंगे।
ये हमारी वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज के बेस पे हम एक्ट कर रहे हैं, वैल्यूज के बेस पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी चीज, जैसे इस्लाम ने हमें एक वैल्यू दे दी या किसी भी मजहब ने वैल्यू दे दी कि शराब पीना हराम है, तो वो हमें पता है वैल्यू। अब उस वैल्यू के बेस पे हमारे सामने शराब आ भी जाए, दिल भी कर जाए, इमोशन भी कर जाए, हम मना कर सकते हैं क्योंकि हमें वैल्यूज का पता है। तो इसी तरह जब हमें वैल्यूज का पता होता है तो उसके बाद अगर हमें कोई ऐसा बिहेवियर दिख रहा है जो हमें अवॉइड करना है, हमें पता है वो हमारी वैल्यू से अलाइन नहीं है, हम अपने आप अवॉइड कर लेंगे। वहां से रन करना है तो इट इज नॉट रनिंग, हम रिस्पेक्टफुली उसकी वेल विश करके वहां से चले जाएंगे। और हमारी वैल्यूज से कोई बात अलाइंड है, हमसे कुछ गलती हुई है, हमें रिजोल्व करना है इशू, हमें समझाना है, मनाना है, तो हम वो भी एक्शन वाले सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट स्टेप इज पहले हमारी वैल्यूज क्लियर हो। तो हमें नहीं अपनी नहीं, वैल्यूज, मेरा क्वेश्चन यही था कि हम अपनी वैल्यू, मतलब जब हमें अपनी वैल्यू पता होगी तभी हमें पता होगा कि हमें करना क्या है। हाँ, और नॉट जस्ट वैल्यू पता होगी, अहमियत। मैं वैल्यूज कह रहा हूँ कि मेरी वैल्यू है, मैंने लिखा है कि मैं ऑनेस्टी मेरी वैल्यूज में से, ट्रस्ट मेरी वैल्यूज में से, रिस्पेक्ट मेरी वैल्यू में से, मैं इन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जैसे अल्कोहल नहीं पीना मेरी मेरी वैल्यू है, मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। इस तरह ट्रस्ट मेरी वैल्यू है। तो अगर कोई मेरा ट्रस्ट तोड़ देता है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है या बाउंड्रीज क्रॉस करता है, तो वहां मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। आई हैव टू वॉक अवे, मेरी वैल्यूज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो ये इंसान वही बताएगा, वही कर सकता है जिसने पहले से इन वैल्यूज को लिख करके अपनी लाइफ में सेट किया। फिर इसके बेस पे मैं जो नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा उसने एक प्रैक्टिस कर रखी है, तो उसके अंदर ये एबिलिटी डेवलप होती है कि उस लम्हे में वो मना कर सकती है और रिलेशनशिप से पहले ही बता सकता है कि भाई देखो ये मेरी वैल्यूज है और ये चीजें मैं नहीं टॉलरेट कर सकती। तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही पार्टनर अट्रैक्ट करेगी जो उसकी वो वैल्यूज और वो क्रॉस करे ना, तंग करे ना। ओके, सही। और अगर हो भी है अट्रैक्शन तो इस रिलेशनशिप में भी जरूरी है, हमने स्टार्ट में नहीं बताया तो बता नहीं सकते, हम बता सकते हैं, हम अपनी वैल्यूज सेट करके प्रैक्टिस करके अगले इंसान के इल्म में ला सकते हैं कि यार देखो ये वैल्यूज है, इस तरीके से करना है। जैसे खाना पकाने के रूल्स हैं कि पहले जो भी प्याज लाल करनी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, गलाना है, ऑयल डालना है, उस रूल को फॉलो करेंगे तो खाना पकेगा, वरना कच्चा रह जाएगा। प्याज की जगह मैं केचप डाल दूंगा तो खाना नहीं पकेगा, ऑयल की जगह मैं कुछ और डाल दूंगा तो खराब हो जाएगा। तो उस तरह रूल्स फॉलो करते हैं, खाना सही पकता है। हम वैल्यूज फॉलो करते हैं तो रिलेशनशिप्स और लाइफ सही चलती है। सो वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। बतूल ने हैंड रेस किया हुआ है, यस बतूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस सर, आई एम सारा बतूल एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब हमारे अगर स्टैंडर्ड्स भी रखे गए हों, हम अपने स्टैंडर्ड्स रखते हैं, तो मतलब लाइफ में मेरे साथ ऐसे हुआ है कि बहुत सारी जगह पे जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करना सॉरी बहुत सारी जगह पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और अब तो ये हो गया है कि मतलब अगर कोई मुझे बुरा कहता है तो वो वाक़ई मुझे लगता है कि मैं बुरी हूँ। और अब तो मैंने अपने आप को भी बुरा कहना शुरू कर दिया कि मैं वाक़ई बुरी हूँ। मुझे लगता है कि मैं ना बुरी हूँ। मतलब अब मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरे स्टैंडर्ड्स हैं क्या? सो व्हाट वी हैव टू डू अबाउट दिस? मैंने इस छोटा सा इस पॉइंट को टच किया था सेशन में, इट इज कि जिस तरह लोग हमें ट्रीट करने लगते हैं वैसे ही हम खुद को ट्रीट करने लग जाते हैं। तो बचपन में जिस बच्ची को बहुत निगलेक्ट मिला होता है वो बड़े होकर खुद को भी निगलेक्ट करने लग जाती है। उसको बहुत सेक्रीफाइस करवाया जाया होता है तो बड़े होकर भी सेक्रीफाइस ही करती रहती है, बिला वजह सेक्रीफाइस कर रही है, पेन सह रही है, बातें सुन रही है, क्योंकि बचपन में उसने पैटर्न उससे करवाया गया है तो वो बड़े होकर कर रही है। आपको बुरा भला बोला गया है तो आप खुद को बुरा भला बोलने लग गए हो, आप खुद को हर्ट करने लग गए हो, क्योंकि आपने देखा है कि लोगों ने आपको लाइफ में पास में बहुत हर्ट किया। आई वाज़ एसेंशियली जो नॉट मैंने लाइक दिस इन माय चाइल्डहुड बट अब मुझे ऐसे फ़ील होने लग गया है कि जैसे मैंने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया है। अब मुझे समझ नहीं आती है कि मेरे स्टैंडर्ड्स हैं क्या? क्योंकि बहुत सारी जगह पे मुझे अपने स्टैंडर्ड्स लो करके कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। हाँ, और उसी इमोशंस के चलते आप ये सब फील कर रहे हो और इनके बेस पे एक्शंस ले रहे हो, और उन इमोशंस को क्लियर करने के लिए बजाय अपने आप को नेगेटिव बातें बोल के हर्ट करने के, जो मैंने 4 स्टेटमेंट्स बताई हैं कि मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया है, आई एम सॉरी, इतना पेन पहुंचने दिया है, स्टैंड नहीं लिया है, चीज़ों को बदला नहीं है, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, इस सब के बाद भी तुम मेरे साथ हो, आई लव यू, मैं वाकई में तुमसे प्यार करती हूँ और तुम प्यारी हो और तुम लव डिजर्व करती हो। और ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये 4 स्टेटमेंट्स के थ्रू अपने आप को 100 से ज़्यादा बार बोलनी है।
जब आप ये बोलोगे तो इसके बेस पे वो इमोशंस उठेंगे, वो बहेंगे, वो इमोशनल क्लियरिंग होनी जरूरी है। उसके बाद उस स्पेस में हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू। ये सेल्फ टॉक आपको हर्ट कर रही है और सेल्फ टॉक आपको यहाँ पे चेंज करनी होगी। बुशरा, अगर आप स्पीक अपना माइक अनम्यूट करके कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं, क्या कहना चाह रही हैं? मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने बोला कि हमें माफ कर देना चाहिए, बट किसी के जब कोई आप पे जुल्म करे तो आप उसको तो आप माफ नहीं कर पाते कितना भी आप, तो हम किसी जुल्म को कैसे माफ करें? और उसके बाद अपने आप को भी इस चीज को लेकर के मैंने क्यों ही बर्दाश्त किया, कहाँ से आई इतनी हिम्मत कि इतना सब बर्दाश्त कर लिया इस चीज को लेकर। तो एक आपके इंसान को हम्म एक इंसान को पता है कि वो कितना बुरा कर रहा है आपके साथ, वो पीक बहुत जुल्म हो रहा है, ये एंड है, या वो फिर भी उस बिहेवियर को कंटिन्यू रख रहा है, तो आप आगे उसे माफ नहीं कर पाते, तो देखो, कैसे आप अगर वो क्यों करना बिहेवियर माफ? को कंटिन्यू रख रहा है तो माफी का मतलब ये नहीं है कि माफ करके उसका बिहेवियर एक्सेप्ट कर लिया जाए। यहाँ पे बाउंड्री बनाना जरूरी है, क्योंकि वो हर्ट किया ही जा रहा है। माफी इन द सेंस के लोगों से कुछ हो गया, अभी वो आपको हर्ट किया ही जा रहा है और उसको कॉन्शियसली वो हर्ट नहीं कर रहा है। उसके अपने जो पैटर्न्स हैं वो खुद को भी हर्ट करता रहा है, या उसने हर्ट करना ही सीखा है बचपन से, तो अपना बिहेवियर कंटिन्यू कर रहा है। और वो यहाँ पे हमें बाउंड्री लगा के उसका बिहेवियर इन चेक लाना जरूरी है। और वो बाउंड्री हम कैसे लगाते हैं, हम उसको कैसे बताएं, हम उससे कॉन्वर्जेशन कैसे करें, कॉन्वर्जेशन करने की इमोशनल हिम्मत कहाँ से पैदा होगी, ये स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। बट सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि हम पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि हमने इतना सहने दिया है, अपने आप को इतना खुद से सफर करने दिया है। तो इसके लिए 4 स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो आई लव यू और जो थैंक यू है, जितना आप खुद बोलोगे खुद को, उतना अपने अंदर एक अच्छी फीलिंग, खुद की सेंस ऑफ अहमियत, खुद की एक इमोशनल स्टेट चेंज करोगे। उस स्टेट में जैसे अभी आपको वेट लिफ्टिंग करनी है और आप बीमार होकर बेड, हॉस्पिटल के बेड पे पड़े, तो मैं आपसे वेट नहीं उठवा सकता ना। अभी मैं आपको एक मेडिसिन या कोई बेसिक बात बताऊंगा जिससे वो बीमारी, वो पेन कम हो, आप नॉर्मल स्टेट में आओ, फिर आपसे वेट ट्रेनिंग करवा के आपको वेट के लिए प्रिपेयर किया जाए। तो उस बात के लिए, उस चीजों के लिए ये देखना जरूरी है कि वो अपने पैटर्न रिपीट कर रहा है या कर रही है, जो भी है, और उसको बाउंड्री लगा के मुझे रोकना है और ये बिहेवियर टॉलरेट नहीं करना है। और चूंकि मैंने अपने साथ इतना होने दिया, इतना पेन बर्दाश्त किया, उसके लिए अपने आप में ये स्टेटमेंट्स फिलहाल यूज कर लिया। वो क्या कहते हैं, मैं ये कहने वाली थी कि भूल गया भूल गया। क्वेश्चन था मेरा ये कि 2 मिनट सोच लो। हाँ, ये था, आगे बोले, ये था कि अब किसी ने आपके साथ बहुत ही रूड और रफ बिहेव किया है, जैसे मैंने बोला जुल्म, तो एक टाइम आप सम टाइम्स आप ना ये विश करना स्टार्ट कर देते हो कि उसको इस चीज का एटलीस्ट उसके साथ ये बिहेव उसके साथ ये बिहेव वापस हो या ना हो, बट एटलीस्ट उसको रिग्रेट हो, गिल्ट हो, उसको भी वो पेन मिले, ये वो, फिर उसके बाद आपके माइंड में ये भी स्टार्ट हो जाता है, मैं तो बहुत ही, ये तो बहुत ही गलत बात है, मैं किसी इंसान के लिए पेन विश कर रही हूँ, तो उस चीज का फिर अलग से होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम वीक इमोशनल स्टेट में होते हैं तो सिर्फ आप नहीं, आपकी जगह मैं भी होऊंगा ना, तो मेरे अंदर भी ये थॉट आ जाता है कि यार उसको हर्ट हो जाए, तकलीफ पहुंचे, या उसको कारमा मिले, उसको बदला मिले, उसको पता चले उसने हमें कितना हर्ट किया, अल्लाह उसका हिसाब बराबर करे। ये वीक इमोशनल स्टेट में हम ये सब करते हैं। जब हम होगा क्या, इस बात को फॉलो थ्रू करो अपने माइंड में। अगर उसको हर्ट हो गया, उसको बुरा हो गया, उसको हर्ट हो गया, उसको तकलीफ पहुंच गई, उसको कुछ हो गया, तो उससे आपकी लाइफ में क्या बदल जाएगा? आपको अच्छा लगेगा। तो क्या अच्छा लगने का यही एक तरीका है? मुझे प्यास लगेगा, या मैं पानी पी लूं, या मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी पानी ना मिले। तो अगर जब हम खुद से बहुत अच्छा फील करने लग जाते हैं, हम खुद से बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम हाई होने लगती है, इमोशनल नीड समझने लगती हैं, और हम एक वाकई में खुश और अंडर सेल्फ एस्टीम हाई होके और अपनी चीजों को हैंडल करने की पोजीशन में आ जाते हैं, तो किसी के साथ क्या होता है उसको हम बुरा नहीं विश करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने अपने दीन की इनवाइट भेजी तो लोगों ने पत्थर फेंक के मारे, इतना मारा, सर से खून बहने लग गया, जूतों में खून आने लग गया,
सहाबाओं ने साथ में कहा कि हम जंग करके उनको बर्बाद कर देते, और कर भी सकते थे, सलाहियत भी थी, खुदा से दुआ मांग लेते, वो सब लोग नीस्तो नाबूद हो जाते। लेकिन उन्होंने मस्जिद में जाके उन लोगों की भलाई के लिए दुआ की कि उन्हें नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं, तू उन पे रहम कर, उनको भलाई की तरफ ला। तो मेरी लाइफ में आई मेक दिस प्रेयर, जिन लोगों ने भी हर्ट किया है आई रिक्वेस्ट कि या अल्लाह मुझे माफ करना, मैंने किसी भी तेरे बंदे को हर्ट किया है, और जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है उन लोगों को भी माफ करना। पता नहीं किस सिचुएशन में, किस कैफियत में उन लोगों ने मुझे हर्ट किया। और ये कह के हजरत अली का रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल है कि सबसे बेहतरीन बदला है अपनी खूबियों में इजाफा करना, तो फोकस ऑन दैट। अच्छा, ओके, मैं थैंक यू। वेलकम। लास्ट आई नो कि मैं ये क्वेश्चंस पूरे एग्जैक्टली क्लियर नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे पता है आगे के टॉपिक्स के सवाल हैं, ये क्लियर हो जाएंगे सबके। तो हेलो अरीब, अभी किसने सवाल पूछा है? I've been in the queue for long. इट्स ओके, ओके, या गो अहेड। Okay, so बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस सुने हैं, जिनमें से मेरे पास इस वक्त करंटली 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, चाहे वो चेज़र हो, चाहे वो एक अवॉइडेंट अटैचमेंट में हो, आप खुद को सेल्फ सैबोटाज करते हो। तो हम उस चीज़ में से कैसे निकलें? और दूसरी चीज़ ये है कि एज़ अ रनर आप अगर खुद को हील कर भी लेते हैं और आप खुद को उन चीज़ों से बिल्कुल डिटैच कर भी लेते हैं, बट आपको चेज़र नहीं छोड़ा, सो उस सिचुएशन में हम क्या करें? दैट्स माय अच्छा, मतलब ये होता है कि जब रनर रन करना स्टॉप कर देता है तो चेजर रनर बन जाता है। या ये एग्जैक्टली माय क्वेश्चन। डायनामिक फ्लिप कर जाता है। तो जब आप अपने पैटर्न्स की तरफ अवेयरनेस देकर के उन पैटर्न्स को तोड़ देते हो, तो फिर आपको अगले इंसान की पैटर्न्स नजर आने लगते हैं कि अच्छा ये अब अपने पैटर्न्स रिपीट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर आपको पसंद है और आप अपनी वैल्यूज आपने सेट करी हैं कि आपको पार्टनर में किस किस्म की वैल्यूज चाहिए, आपका रिलेशनशिप किन वैल्यूज पे बेस्ड होना चाहिए, अगर उससे वो पार्टनर अलाइंड है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं है तो आप लेट सकते हो और आप छोड़ सकते हो, और आप बता ओके, सकते सो हो कि यार यहाँ जब आपने 2 चीज़ें कही हैं, एक्सेप्टेंस में भी मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो हैं इसमें स्ट्रगल करते हैं। अगर हमने कोई चीज़ एक्सेप्ट करनी है तो मी एज़ अ रनर मुझे लगता है कि मेरे से चीज़ें जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती, ठीक है? और दूसरी हाँ, चीज़ इसमें बहुत एक मेन रीज़न आ जाती है, जैसे आपने पहले कहा था कि इमोशनल वीकनेस, और उसी तरह से एक इमोशनल स्ट्रेंथ भी होती है। तो एज़ अ पर्सन मुझे ऐसा फ़ील होता है समटाइम्स कि मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ ही मेरी वीकनेस है, कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं कर सकती। डिपेंड किसी पे ना करना इज नॉट अ गुड थिंग। मैं कहता हूँ कि मैं इसको इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल फिटनेस एक ही बात कहता हूँ। बट जब वो बदलने लगती है, विच इज के हमारे इमोशंस हमसे जो करवाना चाहते हैं हम उनको रेसिस्ट करके कुछ और कर पाते हैं, तो दैट इज इमोशनल फिटनेस। जैसे वेट हमें खींच रहा है, हम उसको उठा पाते हैं, मसल फिटनेस। तो इमोशंस हमें खींच रहा है कि रन, इम्प्रेस, सैक्रिफाइस, ये ओवरथिंक, लेकिन हम वो छोड़ करके कुछ और कर पाते हैं, दैट इज इमोशनल फिटनेस। तो वो मुझे पता है अभी जो सबके माइंड में सवाल आ रहे हैं वो मेरे माइंड में भी आए थे, और यही क्वेश्चन सबके माइंड में आते हैं, लेकिन मैं सारा कोर्स एक बार में नहीं सब कवर कर सकता था, इसलिए मैंने उसको तोड़ा। तो ये क्यूरियोसिटी भी मुझे पता है पैदा हो गई है, और ये नेक्स्ट सेशन में क्लियर होगी। ये सारे सवाल वही हैं जो मैं उनमें टच करने वाला हूँ। या श्योर, ओके, थैंक यू सो मच। Yeah, I will take one last question from, I think सीमा ने हैंड रेज किया था। सीमा, आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो कोई भी जो तो mohammadarifusain@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो, टिकटॉक पे डीएम कर सकते हो, या अगर आपने कुछ पेमेंट कीजिए। Shalom Yes, Aslam has written the question in the text box. Can you please read it and answer him? Or I don't. Why do we attract the same kind of person in life after one experience? Because we keep repeating the same pattern. बचपन में सबकॉन्शियस में क्या बैठा कि सेल्फ एस्टीम लो है, चेस करना है, ये डायनामिक बैठा। सबकॉन्शियस को क्या लगता है कि चूंकि बचपन में नेग्लेक्ट थी, अब हम अपने आप को दोबारा नेग्लेक्ट वाले एनवायरनमेंट में डालेंगे, और इस बार अगर हमने उस इंसान को हासिल कर लिया तो हम हील हो जाएंगे। ये वहम है, ये गलत फहमी है सबकॉन्शियस माइंड की, और वो अपने आप को उसमें डाल के इम्प्रेस करने में, पटाने में,
अफेक्शन लेके, प्यार दे करके, अपनी वैल्यू क्रिएट करने में, अपनी अहमियत दिखाने में, अपने आप को अच्छा दिखाने में, जेलिसी और पोजेसिवनेस से कंट्रोल करने में, वो सब चेस करने में लगा रहता है। अगर ये इंसान छोड़ जाए तो सबकॉन्शियस के माइंड में, क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम जो जड़ है प्रॉब्लम की वो चेंज नहीं हुई है, तो वो ऊपर ऊपर से बिहेवियर चेंज ही नहीं होता। तो अगला इंसान जो लाइफ में अट्रैक्ट करेगा सबकॉन्शियस, वो वही होगा जिसके साथ दोबारा हमें चेस करना होगा, अपनी वैल्यू क्रिएट करनी होगी उसकी नजर में, उसका प्यार हासिल करना होगा, और अगेन ये पैटर्न रिपीट हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस को लग रहा है यही तरीका है हील होने का कि अपने आप को इस इन्वायरमेंट में डालें जहां निग्लेक्ट हो, जहां ये एहसास हो कि हमारी लो सेल्फ एस्टीम है, और फिर हाई सेल्फ एस्टीम के लिए चेस करना, तो हम हील हो जाएंगे। और हम ये पैटर्न जब तक जड़ में जाकर के अपनी सेल्फ एस्टीम को वाकई में देख करके ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते, और उसके बाद कॉन्शियसली जब वो लम्हा में आता है तो हमें पता होता है कि ये मेरा पैटर्न है, ये मैं रिपीट कर रही हूँ, और इस बार फिर मैं ये रिपीट करने वाली हूँ, और हम कॉन्शियसली उस बार जब अलग चॉइस लेते हैं तो वहां वो पैटर्न टूटता है और वो पैटर्न बदलता है। बट उसके लिए हमें अपनी इनर स्टेट एक बिल्ड करनी होती है, और वो इंशाल्लाह हम लोग आगे कवर करेंगे कि कैसे सेल्फ एस्टीम बनाए, सेल्फ ट्रस्ट खुद पे बने कैसे। और यस, अगर आपको लगता है कि आपके सर्किल में कोई भी ऐसी खातून है या कोई भी फ्रेंड है या कोई भी है जो इन इश्यूज से स्ट्रगल कर रही हैं और वो इन सेशन से फायदा उठा सकती हैं, तो जो भी चीजें वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, और यस उनको आप इनवाइट कर सकते हो। मैं आयशा को बोल दूंगा, वो ग्रुप में भी एक मैसेज छोड़ देगी, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी एक मैसेज आ जाएगा जो आप लोगों को भेज सकते हो, उसमें लिंक्स होंगे। बट विमेन ओनली, उनको अपनी ईमेल, अपना नंबर, अपना कंट्री रजिस्टर कराना होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ लड़कियों के रखा है तो प्राइवेसी मेंटेन करना जरूरी है, तो मेक श्योर कि वो प्रॉपर रजिस्टर करके आए। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, आप फीमेल्स के अलावा मेल्स के लिए भी इस तरह के वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाएंगे इन फ्यूचर? इंशाल्लाह मेरा इरादा है। ओके, परफेक्ट। आपका माइंड हो सकता है जब आप एफर्मेशंस करने लगोगे और खुद को 4 स्टेटमेंट्स बोलने के बारे में बोलोगे तो अलग अलग थॉट्स आएंगे, कोई नहीं, इससे कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता, एक 4 बार बोलने से कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा, पागल बना रहा था भाई मोटिवेशनल बातें, इससे कोई फर्क नहीं आता, ये वो फलाना दिमाग का। तो जो भी थॉट आए उसके बावजूद ये एफर्मेशन प्रैक्टिस करना, उसके बाद मुझे बताना कि क्या इम्पैक्ट आया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली की है तो मुझे पता है कि इनका इम्पैक्ट है क्या। In a relationship, if your partner is kind of narcissist and does not understand your emotion, and I feel he does not understand my emotion, how I can treat with him, I cannot have a good conversation with him to know his feeling and thoughts. First things first, सीमा ये देखना जरूरी है कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जिस बेस पे हम इस सिचुएशन में फंस गए या इस सिचुएशन में आ गए। तो हमारे अंदर वो जो कॉज है, जो जड़ है, जो वजह है, जिस बेस पे नार्सिसिस्ट हमारे पास आया, चूंकि नार्सिसिस्ट तो सबके पास जाता है, उसको सिक्योर लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, ये इस सिचुएशन में सिक्योर लोग क्यों नहीं फंस रहे और हम क्यों फंसे। और मैं आप पे नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम सब अलग अलग सिचुएशंस में फंसते हैं, तो हम क्यों फंसे उस सिचुएशन में, हमारे अंदर उसकी क्या कॉज है। फर्स्ट स्टेप है उस कॉज को देख के उसको हटा। तो जब वो कॉज हटेगी तो उसके बाद ये जो अमल है ये बहुत आसान काम है। कॉन्वर्सेशन पार्टनर से करते कैसे हैं, इसमें मैंने 3rd सेशन में पूरा पोर्शन रखा है कि अपनी बात रखनी कैसे है और अगला इंसान उसका जवाब कैसे दे, और जो कॉन्फ्रंटेशन है उसको बताना है कि यार तुमने ये गलत किया, तुम यहाँ गलत कर रहे हो, ये बात तरीके से पेरेंट्स से कैसे की जाए, अपना हक के लिए स्टैंड कैसे किया जाए, राइट कैसे लिया जाए, ये कॉन्वर्सेशन करेंगे हम। उसकी मैं प्रॉपर टेक्निक बताऊंगा, और हम वो 3rd सेशन में मैंने टॉपिक रखा है। बट अगर मैं अभी बता दूंगा कि ऐसे 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 करना है, यू करना है, तो आपको बातें बहुत पता है पहले से, लेकिन करने का लम्हा आता है तो हम इमोशनली कर नहीं पाते। तो मुझे पहले इमोशनली सबको तैयार करना है ताकि उस टीचिंग को वो एक्सेप्ट करके प्रैक्टिस कर सके। तो उनके साथ शादी करनी अच्छी है, उनके साथ शेयर करना ही अच्छी है, क्योंकि बार बार आई फील अनवैल्यूड। तो इफ यू आर फीलिंग अनवैल्यूड, इट मीन्स कि आपने अपनी लाइफ में आप अपने आप को भी अनवैल्यू फील करवाते हो, तभी मिरर में ये दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को वैल्यू करना जरूरी है। खुद को वैल्यू कैसे करते हैं, एक तो 4 स्टेटमेंट्स अभी हैं, इसके बाद मैं नेक्स्ट एक डिजाइन बनवाऊंगा आप सबसे। लड़की हैं तो लड़कियां क्रिएटिविटी में अच्छी होती हैं, थोड़ा क्रिएटिव डिजाइन बनाना, सब उसकी प्रैक्टिस के थ्रू हम अपने अंदर वैल्यू जनरेट करें। तो जब हम वैल्यू हमारे अंदर आ जाती है और फिर हमें कोई वैल्यू नहीं देता
और हमें अनवैल्यूड फील होता है, तो हमें उसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं फील होती, हम उसको चेंज नहीं करते, हम उसको मनाते नहीं, मिन्नतें समाजन नहीं करते, और हमारे लिए उस बिहेवियर के अगेंस्ट स्टैंड लेना भी बहुत ईजी हो जाता है। हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं यार आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, आई डोंट थिंक वी आर अ गुड फिट, और हमारे अंदर इमोशनल उस वीकनेस को रेजिस्ट, इमोशनल पुल को, जो इमोशंस हमें खींच रहे हैं उनको रेजिस्ट करने की सलाहियत भी इतनी आ गई होती है कि वो इमोशंस हम पे हावी नहीं होते। और जब आप में जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आने लगेगी तो ऐसे लोगों को इंसान छोड़ दे भी नहीं, वो खुद भी अपना बिहेवियर बदलेंगे कि नहीं नहीं नहीं। मैं एक कोचिंग कर रहा था एक खातून की, तो उनको मायके में बहुत निगलेक्ट हो रहा, ससुर ससुर उनको इतना तंग कर रहे, इतना टॉर्चर कर रहे, उनको जख्म हुआ, फिर भी उसके बेस पे उनका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, बच्चों को, घर को, सबको संभालनी, और अब वो 1 साल से मायके में आके रह रही है और उनको ताने तौण दे रहे कि तुम जो है ना अपने बेटे की दूसरी शादी करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो चुपचाप, क्योंकि वो खुद भी अनवैल्यू करती हैं अपने आप को, तो उनके वहां भी उनको बहुत अनवैल्यू ट्रीटमेंट मिला। लेकिन थोड़े कोचिंग सेशंस हुए उनके, उन्होंने खुद को वैल्यू करना शुरू किया, अपने बिहेवियर्स बदलने शुरू करे। इवेंचुअली उनका एक मैसेज आया मेरे पास कि अब ये मुझे जो हस्बैंड है वो कॉल कर करके कह रहे हैं कि मुझे तो तुमसे प्यार है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इनको मुझसे प्यार हो गया है, और वो कह रहे हैं कि तुम घर पे कब आओगी और तुम वापसी कब आओगी और ये और वो, और सेकंड शादी का धमकी दे रहे थे। तो मैंने उनको तो कह दिया कि आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि आपका हाथ पकड़ के शादी करा देंगे, आप करना चाह रहे थे तो आपकी मर्जी है, तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो वो कह रही है कि आप धमकी नहीं दे रहे, कह रहे अरे नहीं 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 नहीं, सेकंड शादी कोई मसले का हल थोड़ी है, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है, तुम बताओ तुम कब आओगी। तो ऐसे लोगों के साथ बड़ा प्यार हो जाता है लोगों को। तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि अपने हस्बैंड को ये बोलो, ऐसे बोलो, ये बात करो, ये करो। मैंने उनकी इनर स्टेट चेंज करी, मैंने उनकी अपनी नजर में वैल्यू क्रिएट करने पे काम करा, और वही आप लोग करोगे तो उसके बेस पे अपने आप चीजें बदलती है। So okay, this was the last question. It was a wonderful session. आप बड़ा मजा आया। हम I know बहुत सारे questions हैं, वो क्लियर होते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, सारे ब्रेकअप्स, मूविंग ऑन, पेरेंट्स से बातें, स्टैंड लेना, राइट लेना, डिफरेंट चॉइसेस लेना, इनर स्टेट बनाना, ये सब कवर होगा। कोई भी इश्यूज हो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, mohammadarifusain@gmail.com पे बोल सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अगर किसी को पेमेंट करनी हो तो उसकी डिटेल्स ग्रुप में और ईमेल में आपके पास आई होंगी। कोई भी इशू हो फिर भी मेल कर देना मुझे, और अगर आप पेमेंट ट्रांसफर करो तो आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि हमें ही आया है, किसी और के पास आपने ना भेज दिया। If we respect our parents and our but they are not. Thank you so much. You're welcome. Amber, I will take your question next time, inshallah. If you survive every year, but they are not understanding at any point, supporting and hurting even more. Us like our golf example, if someone is ready to interpret the child affairs and traumas into his career, parents are forcing for marriage and leave career balance is unfair, so I lost all of a sudden. Please help me to get over this. Yes, Amber, ये बहुत relatable question है, बहुत से लोग experience कर रहे हैं कि उनको force करवा रहे हैं parents, and I will touch on this कि ये stand लेना कैसे। Sir, उसने मुझे hurt किया, but sometimes the communication gap. ठीक है, I think we will end this session here. इंशाल्लाह हम आगे और सेशन में कंटिन्यू करेंगे। Thank you रोशनी, thank you already done, thank you so much. Welcome, 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 welcome. Already feeling better. Oh, that's great to know. Thank you, Mr. Healer. मेरा अच्छा है, Mr. Healer नाम रखा है। Feeling light and heard. That's great. That's great, guys. अल्लाह जज़ा दे आपको, आमीन। Feeling better, sir. God bless you. आमीन. You too, guys. I hope जो भी इश्यूज हैं वो आप लोगों के, मेरी दिल से दुआ है कि नींद अच्छी आएगी आज इंशाल्लाह। आपके जो भी इश्यूज हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश रखे, अच्छे बंदों से नवाजे, जो हस्बैंड्स हैं वो रिलेशनशिप अच्छे हों। वेटिंग फॉर ट्यूसडे। यस, मी टू। जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड। मे अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू। आमीन आमीन। आपने रुला दिया सर। इट्स ओके। अल्लाह हाफिज़ सर। वेटिंग नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह। रो लो, रोना इज अ गुड साइन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोया करते थे, तो उनको सहाबा बोलते आप नबी हो के रो रहे, तो वो कहते थे कि दिस इज मर्सी, ये रहम है। हार्ट इज ग्रीविंग एंड द आईज आर शेडिंग टीयर्स, के दिल में जिन लोगों के रहम है, प्यार होता है, उनको रोना आता है और वो रोते हैं। और रोना वीकनेस नहीं है, ताकत। मतलब एक इंसान है जो रोने के और पेनफुल इमोशन को खुल के जी सकता है, क्या वो बहादुर है
या वो जो रोने से डर के भागता रहता है। तो खुल के रो लो, अपने आप को रोने दो, आंसुओं को बह जाने दो, ताकि धूल के अंदर से सफाई हो लेती है। जब हम रोते नहीं है तो वो आंसू आपके अंदर रहेंगे, तो वो केमिकल्स डिप्रेशन कॉज करेंगे वक्त के चलते चलते। सर रो रो के डार्क सर्कल्स हो गए हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा भी नहीं है, इतना वो भी नहीं करना कि आप सिर्फ रोते रहो। बट मैंने अभी सिर्फ क्लियर करने के लिए कहा है, उसके स्पेस में हम फिर नई चीज बिल्ड करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो वो फिर आपको आगे इंशाल्लाह रोने से बचाएगा। यस पेरेंशियल को अपनों अपनों को चारों को अलग अलग तरीके से की जा सकती है। एक है अपने चाइल्ड सेल्फ, अपने बचपन वाले वर्जन को कहना, एक है जो पेरेंट्स हैं आपके उनको कहना, किसी ने आपको हर्ट किया है उसको कहना आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ना जाने मैंने उसको किस वे में हर्ट किया है, थैंक यू उसने मुझे सीखने का मौका दिया है, अवेयरनेस दी है, एंड आई लव यू, तुम पता नहीं किस पैटर्न से गुजर रहे हो। तो आप अपने उन लोगों की तरफ भी कह सकते हो, अपनों अपनों आप गॉड, भगवान, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो उसकी तरफ भी कह सकते हो कि तूने मुझे इस एक्सपीरियंस से गुजार के अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग दी है, समझ का मौका दिया है। तो आप उस हायर पावर की तरफ भी आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये हुआ, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करना, थैंक यू ये मौका देने के लिए, एंड आई लव यू कि मुझे हील करने का, नई चीजें सीखने का एक मौका है। तो दिस इज ग्रेट। फर्स्ट टाइम मैंने अपने आपसे शेयर किया है, आज तक अकेले सहा है मैंने, चेंज हो जाएगा पैरेंट ये, थैंक यू सर। बहुत ज़्यादा रो लिया है लाइफ में, अब रोना नहीं आता, कोई फ्रेंड नहीं चाहिए। After the first session, I'm already feeling stronger. I can feel myself slowly moving from hope to certainty. Inshallah, I truly believe I will come out of this. Inshallah, inshallah. That's great, यार। आप लोगों के comments पढ़ के जान के अच्छा लगा। I'm ready for the next session. I have fun. It was my first time attending a webinar. Honestly, a great catharsis. Yep, बहुत overwhelming feel हो रहा है। होने दो फील। बचपन में लोगों ने आपकी फीलिंग्स को निग्लेक्ट किया है, तो अब जब फीलिंग आती है तो हमें पता ही नहीं उसके साथ करें क्या, और हमें ओवरवेलम फील होता है और हम उसको करने लग जाते हैं। तो जो लोगों ने हमें ट्रॉमा दिया और हमें कोई फर्क नहीं है, हम भी खुद को ट्रॉमा ही, तो ओवरवेलम फील होने दो, इमोशंस आने दो, उनको जी लो, उस इमोशन से भागो मत, जुड़ो। बोलो आई अलाउ दिस फीलिंग ऑफ पेन इन माय बॉडी, आई अलाउ दिस फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट इन माय बॉडी, ये इस अकेलेपन की फीलिंग को मैं अपनी बॉडी में अलाउ करती हूँ, इस तन्हाई को अलाउ करती हूँ, उस पेन को अलाउ करती हूँ, उस रोने को मैं अलाउ करती हूँ, उस इमोशन से जुड़ जाओ, उसको जी लो, उस इमोशन को। एक अच्छी लाइफ यही है जो खुल के हंसी वाला इमोशन भी जी सकता है और जो पेनफुल वाला इमोशन भी जी सकता है, उसने दोनों इमोशन को मास्टर कर रखा है। तो इस इमोशन को भी जियो। जो खुल के रो नहीं सकता वो खुल के हंस भी नहीं सकता। शैल बी शेयर टू एनीबडी, लोग उसको किसी न किसी टाइम पे मजाक बनाते या फायदा उठाते हैं। ओके, इसको हम आगे टच करेंगे। Now I have become tired of being worried all the time and I don't want to continue this feeling and always our mind bring our worries। हाँ, जितना आप वरी करोगे उतनी वरीज और आएंगी ना। ब्रेन देख रहा है, अरे इसको वरी करना पसंद है, इसको और वरीज दे देता हूँ, फिर आप और वरी करते हो, अच्छा वरीज खत्म ना हो जाए और वरीज दे देता हूँ। तो उनको रोकना नहीं है, लड़ना नहीं है, हमने लाइफ में उसकी जगह एक नई चीज क्रिएट करनी है, वी विल फोकस ऑन दैट। मैं रो लेती थी लेकिन सबने मजाक उड़ाया मेरे रोने का, इसलिए अब मैं रोती नहीं किसी के सामने। मतलब उन्होंने मुझे ट्रॉमा दिया तो अब हम अनजाने में खुद को ट्रॉमा देने लगे। एक तो उन्होंने हमारे इमोशन की कदर नहीं करी, अब हम अनजाने में खुद के इमोशन की ना कदरी सीख गए। तो ये नहीं करना है, इसका ऑपोजिट करना है। ये 4 स्टेटमेंट्स के थ्रू लेट योरसेल्फ फील द एक्सपीरियंसेस, रोने दो अपने आप को। लोगों को बताने की, जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं। उनको बोलो सो व्हाट, तेल लेने जाओ। मैं तो बहुत से लोगों को पूछ रहा हूँ सो व्हाट। आधे से ज्यादा जिंदगी में चीजें सियाप पे मसले मसाइल को ये लाइन सीख लो और बोल दे तेल लेने जाओ। मुझे रोना आ रहा है, मैं रो रही हूँ, नहीं तुम्हें पसंद आ रहा, तेल लेने जाओ। मैं अपनी यूनिक क्लास में बैठ के रोती थी सबके सामने। आई कैन नॉट एक्सपीरियंस कि वो कितना पेनफुल एक्सपीरियंस रहा होगा,
ग्राउंड में बैठ के इवनिंग के खाना खाते हुए भी। एसेंशियली ये सारे मसले मुझे सेशंस करने की आइडियली ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब ने अपनी ज़िंदगी में 15-20 साल एजुकेशन सिस्टम में खौर हुए हैं, तो उन्होंने हमें इतना तैयार कर देना चाहिए था कि हमें ये सब पता हो। लेकिन उसको एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं, वो एजुकेशन सिस्टम है नहीं, वो सिर्फ एक सिस्टम है गुलाम पैदा करने का, नौकर पैदा करने का, नौकरी मांगने वाले लोग पैदा करने का, जिनको रिलेशनशिप्स, हेल्थ और वेल्थ तीनों के बारे में नहीं सिखाया जाएगा। कोई टीचर आके नहीं बोलता अच्छा कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैंडल करने, अच्छी बीवी ऐसे बनना है, अच्छा हस्बैंड ऐसे बनना है। रिलेशनशिप के बारे में ही नहीं सिखाया। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिलेशनशिप है। हेल्थ के बारे में ही नहीं सिखाया। वो जो निकले उनसे, उनको देखो कितने हेल्थ इश्यूज हैं, स्मोकिंग, वेपिंग, शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर। पढ़े लिखे लोग, उनके बारे में नहीं पढ़ाया। इससे कैसे बचना है नहीं पढ़ाया, पैसे से पैसा कैसे बनाना है नहीं बताया, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है नहीं बताया। तो फुद्दू काटा, इतने साल हमारा फुद्दू काटा। तो दैट इज व्हाई आई क्रिएटेड दीज सेशंस के इंस्टेड ऑफ मैं बैठ के ब्लेम करते रहूं कि उन्होंने ये नहीं करा, वो नहीं करा, वो नहीं करा। हमारी कैपेसिटी में जो कुछ है हम मिल करके जितना कर सकें उतना करें, क्रिएट करें। रियल लाइफ सिनेरियोस पर कुछ नहीं सिखाया जाता, बाकी हर फजूल चीज को सिखाते हैं। एग्जैक्टली आप अभी याद करो, आपको 6 स्टैंडर्ड में या 7 स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड का याद होगा कि आपको स्ट्रेस होता था एग्जाम का, या आपको मार्क्स का स्ट्रेस होता था, या आपको फिक्र होती थी मेरी पोजीशन खराब ना हो जाए, फेल ना हो जाऊं, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, परेशानी। जिंदगी में वो चीज अब आपको रियलाइज होगा मैटर ही नहीं करती। हमें याद भी नहीं उस वक्त क्या ग्रेड आया था कौन सी क्लास में, और कोई पूछता भी नहीं। और जब आप बड़े हो गए, लोग आपका देखते हैं कि आपका वेल्थ कैसा है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं और आपकी हेल्थ कैसी है। इसी के लोग भी यही देखेंगे आपके बारे में। कोई नहीं आके पूछेगा भाई 7th में क्या परसेंटेज आई थी, किसी को नहीं पड़ा। लेकिन हम अपने बच्चे को ट्रेन क्या कर रहे हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ नहीं, एक परसेंटेज लेने पे फोकस। बेटे अच्छी परसेंटेज आनी चाहिए, क्यों, फॉर व्हाट? पैसा बनाना सीखो, हेल्थ बनाना सीखो, रिश्ते बनाना सीखो। तो एसेंशियली ये सीरीज उसी का एक पार्ट है। ओके गाइस, टिल नेक्स्ट टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना सब ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।